अध्याय 425 पांचवां रैंक उत्थान। उसके सामने खड़ी महिला ने एक लकड़ी का हेयरपिन निकाला था। हेयरपिन बहुत ही साधारण था और यह सिर्फ एक साधारण लकड़ी से बनाया गया था। यांग ये का धैर्य इसलिए खो गया क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था। यह हेयरपिन कुछ ऐसा था जिसे उसने इतने सालों पहले अपनी माँ के लिए खुद बनाया था। उसने उस समय 2 हेयरपिन बनाए थे और उसने एक लिटिल याओ को दिया था जबकि दूसरा उसने अपनी माँ को दिया था। उसके सामने रखा यह हेयरपिन बिल्कुल वही हेयरपिन था जो उसने अपनी माँ को दिया था। यांग ये के मन में अतीत के दृश्य उभर आए जब उसने हेयरपिन को देखा। माँ, यह आपके लिए है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक असली हेयरपिन जरूर खरीदूंगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा लियू कबीले की मैडम इस्तेमाल करती हैं। हाँ, माँ को यह पसंद है जो तुमने बनाया है। मुझे वह हेयरपिन पसंद नहीं है जो लियू कबीले की मैडम इस्तेमाल करती हैं। बड़े भाई, छोटे याओ को भी एक चाहिए। ठीक है, ठीक है। बिग ब्रदर अभी तुम्हारे लिए एक बना देगा। बस रुको, मैं कुछ ही समय में काम पूरा कर लूंगा। यांग ये की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपने दिल की भावनाओं को शांत किया और अपना सिर उठाकर फेंग जियाओ की ओर देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? हालांकि वह फूल महल की सदस्य थी, फिर भी उसे यकीन था कि उसके मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, क्योंकि वह कोई ऐसी महिला थी जिस पर उसकी माँ को भरोसा था, अन्यथा उसकी माँ के लिए यह हेयरपिन उसे सौंपना असंभव था। हालांकि उन्होंने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, क्योंकि पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधान रहें। मैं तुम्हारी माँ की छोटी बहन हूँ, फेंग जियाओ ने कहा। इतने साल पहले हम दोनों एक साथ फ्लावर पैलेस में शामिल हुए थे और एक साथ आंतरिक दरबार के शिष्य बन गए थे। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा मुझसे बेहतर थी, इसलिए वह निश्चित रूप से एक कुलीन शिष्य बनेगी। दुर्भाग्य से, जब वह खुद को शांत करने के लिए संप्रदाय छोड़कर चली गई, तो वह तुम्हारे पिता से मिली और फिर अब वह बर्बाद हो गई। मेरी माँ तुम्हें वह क्यों देगी? यांग ये ने पूछा। क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूँ जिस पर वह पूरे फूल महल में सबसे अधिक भरोसा करती है। फेंग जियाओ धीरे धीरे यांग ये की ओर चला गया। जब उसने यांग ये की सतर्क अभिव्यक्ति देखी तो उसने तुरंत चलना बंद कर दिया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि मेरे मन में आपके प्रति कोई बुरी मंशा नहीं है। अन्यथा, अगर मैंने फेंग ली से लड़ते समय कोई कदम उठाया होता, तो क्या आपके बचने का कोई मौका होता? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा जबकि एक और चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर पहले से ही उसकी हथेली में था। इस दौरान जब वे बात कर रहे थे, तब उसकी गहन ऊर्जा का लगभग 30% पहले ही ठीक हो चुका था। हालांकि उसे उसकी कही बातों पर विश्वास था, लेकिन उसने उस पर पूरी तरह से भरोसा करने से इनकार कर दिया। यह कहा जाना चाहिए कि जब तक वह फूल महल से कोई व्यक्ति था, तब तक वह उस व्यक्ति पर सचमुच भरोसा नहीं करेगा। फेंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि यांग ये की आंखों में अभी भी सतर्कता बनी हुई है, और उसने कहा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। उसने तुमसे उसे बचाने के लिए नहीं कहा था। बस अपनी छोटी बहन को साथ ले जाओ, दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दो और कभी वापस मत आना जब तक तुम सम्राट क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर लेते, अन्यथा तुम्हें उसका बदला लेने की अनुमति नहीं है। अन्यथा वह कभी माफ नहीं करेगी। ड्रैगनबोन पर यांग ये की पकड़ तुरंत मजबूत हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फैंग जियो की ओर देखा और कहा, तुम जा सकते हो। फैंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी छोटी बहन को साथ लेकर दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसकी बात मानने से भी इनकार कर दो? मैं जानता हूं कि तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम फूल महल के संसाधनों और भंडारों के बारे में जानते हो? यह भी मत सोचो कि तुम फूल महल को हिला सकते हो, क्योंकि तुम एक साथ दायरे के विशेषज्ञ को मार सकते हो। तुम्हारा तो कहना ही क्या, पूरे तलवार संप्रदाय की ताकत भी फूल महल को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी माँ को इस तरह से अपने जीवन को संजोकर न रखकर निराश कर रहे हो, भले ही उसने तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया हो? जब वह इस बिंदु तक बोली, तो फैंग जियाओ एक पल के लिए रुक गया, और फिर उसकी आवाज धीरे से बोली, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा सबसे राक्षसी है जो मैंने कभी देखी है। भले ही तुम भविष्य में तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तरह एक असाधारण विशेषज्ञ नहीं बन पाओ, लेकिन तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा तुम्हें निश्चित रूप से बनने की अनुमति देगी। उस समय तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तरह एक असाधारण विशेषज्ञ बनने का क्या मतलब है? यांग ये ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, भले ही मैं उस समय पूरी दुनिया में अजेय हो जाऊं, यह व्यर्थ होगा। क्योंकि मेरी माँ मर चुकी होगी, है ना? सबसे पहले, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की वजह से, मैं आपको एक सलाह दूंगा। फूल महल से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम वहां वापस लौटोगे तो केवल मौत ही तुम्हारा इंतजार करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? फेंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस पलटा और चला गया।
ठीक इसी समय फैंग जियाओ की आकृति चमकी और तुरंत यांग ये के सामने आ गई। यांग ये के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या? अगर उसने हमला किया तो उसके लिए स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस समय उसकी गहन ऊर्जा का 50% से भी कम हिस्सा ठीक हो पाया था। हालांकि वह डर भी नहीं रहा था। आखिरकार उसके पास 2 तलवार सेवक थे। तुम्हारी मां ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं तुम्हें दक्षिणी क्षेत्र में वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकता, और यदि आवश्यक हो तो मैं बल का उपयोग कर सकता हूं। फैंग जियाओ ने धीमी आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हालांकि अगर तुम दक्षिणी क्षेत्र में लौटने पर अड़े रहे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बस एक बार कोशिश तो करो। ये शब्द यांग ये ने नहीं बल्कि एन नानजिंग ने कहे थे। यांग ये और फैंग जियाओ ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने देखा कि एन नानजिंग अपने हाथ में स्काई स्प्लिट लेकर धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। इसके अलावा एन नानजिंग अपने बाएं हाथ में एक मानव सिर पकड़े हुए थी। फैंग जियो की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने यह सिर देखा, क्योंकि यह फैंग डाई का था। एन नानजिंग यांग ये के पास गई, फैंग जियो की उपेक्षा की और लापरवाही से उसका सिर दूर फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस समय जब उसने यांग ये को जीवित देखा तो वह जान गई कि यांग ये द्वारा चुना गया एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ संभवतः मर चुका है। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने उस सिर को देखा जो एक तरफ लुढ़क गया था। आखिर उस महिला ने ऐसा क्या किया था जिससे एन नानजिंग इतना क्रोधित हो गया कि एन नानजिंग ने उसका सिर काट दिया? यांग ये ने मुड़कर एन नानजिंग की तरफ देखा और फिर उसने अपने दिल में अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह एक एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ को हरा सकती है, फिर भी जब उसने उस एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ का सिर देखा तो वह चौंक गया। हालांकि अगर वह एक एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ को मारने में असमर्थ रही तो वह निराश हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? यांग ये ने पूछा। एन नानजिंग जानती थी कि वह उससे क्या पूछ रहा था। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञों के पास एक ऐसा लाभ है जो हमारी पहुंच से परे है, और वह है अंतरिक्ष पर उनकी पकड़। हालांकि इसके अलावा जब युद्ध तकनीकों या गति के उपयोग की बात आती है तो उनके पास कोई लाभ नहीं होता है। जब तक कोई स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ बल द्वारा उनकी स्थानिक क्षमताओं को नष्ट कर सकता है, तब तक उन्हें मारना मुश्किल नहीं है। एन नानजिंग ने बहुत शांत स्वर में बात की और ऐसा लगा जैसे एक साथ दायरे के विशेषज्ञ उसके लिए कुछ भी नहीं थे। फैंग जियो ने जब यह सुना तो वह बहुत हैरान हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला वास्तव में फैंग डाई को मार डालेगी। भले ही फैंग डाई की ताकत फैंग ली से थोड़ी कम थी, लेकिन फैंग डाई अभी भी एक साथ दायरे में थी। इसके अलावा एन नानजिंग ने ऐसा प्रतीत कराया कि जैसे एक साल रियल्म विशेषज्ञ कुछ खास नहीं थे। यह यांग यी के लिए बेहतर था, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि वह कितनी भयानक थी। वास्तव में अंतरिक्ष का उपयोग करने की उनकी क्षमता के अलावा एक साल रियल्म विशेषज्ञों को शायद किसी अन्य पहलू में कोई अन्य लाभ नहीं था जब वे एन नानजिंग के खिलाफ थे। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से एन नानजिंग के त्रिगुण मंत्र का अनुभव किया था, और उसने उस समय अपनी पूरी ताकत से इसका प्रदर्शन भी नहीं किया था। संक्षेप में, आन नानजिंग भयानक थी और उसे परंपरा के आधार पर नहीं आंका जा सकता था। दरअसल यांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके जैसा ही कैसे है। उन दोनों को परंपरा के आधार पर नहीं आंका जा सकता था। इस बीच एन नानजिंग ने अचानक फैंग जियाओ को देखा और फिर उसकी भौहें ऊपर उठी और वह युद्ध करने के इरादे से बोली, क्या हम लड़ेंगे? यांग यी ने जब यह सुना तो उसके मुंह के कोने फड़क उठे। क्या इस औरत को हत्या करने की लत लग गई है? दूसरी ओर फैंग जियाओ ने इसके बजाय भौहें सिकोड़ी। एक साल रियल्म विशेषज्ञ के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से खुद पर गर्व और गरिमा थी। अब एक स्पिरिट रियल्म प्रोफोटर वास्तव में उसे चुनौती दे रहा था। क्या वह मुझे नीची नजर से देख रही है? फैंग जियाओ के शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बस हमला करने ही वाली थी कि यांग ये उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। यांग ये ने फैंग शियाओ को देखा और कहा, बस जाओ। वह कोई ऐसी थी जिस पर उसकी मां ने आखिरकार भरोसा किया और उसके मन में उसके लिए कोई बुरी नियत नहीं थी। इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वह एन नानजिंग के हाथों मर जाए। तुम्हें लगता है कि वह मुझे मार सकती है? फैंग जियाओ ने धीमी आवाज में कहा। अगर यांग ये न होती तो वह पहले ही हमला कर चुकी होती, क्योंकि उसे आत्मा के दायरे से ज्यादा गहराई से उकसाया गया था। वह वास्तव में ऐसा कर सकती है। यांग ये ने कहा, तुम्हें मार्शल गॉड के बारे में पता है? वह वही है। उसके हाथ में जो भाला है वह पौराणिक स्काई स्प्लिट है। इसके अलावा उसके पास 6 इरादे और 22 मार्शल गॉड की विरासत है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके लिए तुम्हें मारना असंभव है? नानजिंग ने नाराजगी के साथ यांग ये को देखा और मन ही मन कहा, कितना दखल देने वाला आदमी है। हालांकि उसने फिर से लड़ाई के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसने देखा था कि यांग यी और इस महिला के बीच एक निश्चित रिश्ता था। फैंग शियाओ की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने यांग ये को सुना। वह स्वाभाविक रूप से मार्शल गॉड की उपाधि से अवगत थी, और स्काई स्प्लिट एक ऐसा अस्तित्व था जो दाव कलाकृतियों से बढ़कर था।
इसके अलावा एन नानजिंग के पास 6 इरादे और 22 मार्शल देवताओं की विरासत थी। इस समय फैंग जियो को समझ में आ गया कि फैंग दाई की मृत्यु क्यों हुई। फैंग दाई का तो जिक्र ही न करें, अगर वह नानजिंग की क्षमता से अनभिज्ञ थी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, तो एन नानजिंग के खिलाफ लड़ाई में उसके भी मारे जाने की पूरी संभावना थी। मार्शल भगवान और तलवार सम्राट। अतीत में केवल ये दो लोग ही युद्ध करने के लिए साधना के क्षेत्रों को पार करने में सक्षम थे। फिर भी अब वे दोनों मेरे सामने हैं। लेकिन क्या मार्शल भगवान और तलवार सम्राट हमेशा से ही प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे हैं? मार्शल भगवान यांग ये की मदद क्यों कर रहे हैं? यांग ये ने उदासीनता से कहा, मैं अपनी मां की वजह से तुम्हें एक आखिरी सलाह दूंगा। दक्षिणी क्षेत्र और फूल महल को तुरंत छोड़ दो। मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकता, और यह सिर्फ एक सलाह है। तुम इस पर यकीन करो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। यदि उसकी मां न होती तो वह नानजिंग के साथ संयुक्त सेना बनाता और यह महिला निश्चित रूप से मर जाती। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने वाकई ऐसा किया तो उसकी मां को बचाने के बाद उसकी मां को जरूर दोषी महसूस होगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह महिला उसे कोई संदेश देने आई थी, इसलिए उसका विवेक भी उसे मारने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि उसने अपने दिल के मुताबिक काम किया, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं थीं। फैंग जियाओ ने यांग ये और एन नानजिंग की ओर देखा और फिर कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि आपके पास निश्चित रूप से किसी तरह का दूसरा तुरुप का पता है, लेकिन अफसोस। ठीक है, मैं अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। ठीक है, मूल विद्यालय के विशेषज्ञ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना भूत संप्रदाय या मेरे फूल संप्रदाय के शिष्य कर सकें। भले ही उनके बीच केवल एक ही एक साथ दायरे का विशेषज्ञ है, वह एक साथ दायरे के 5वें रैंक पर है। इसके अलावा उसने एक बार आरोही रैंकिंग के दौरान पहला स्थान हासिल किया था। आप दोनों को उसे युद्ध के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं देनी चाहिए। आखिरकार वह एक बार अपने विरोधियों को मारने के लिए साधना के अपने रैंक को पार करने के लिए प्रसिद्ध था। यांग ये ने जब फैंग जियो की बात सुनी तो अनजाने में उसकी भौहें तंग गईं। 5वीं रैंक का एक साल रियल विशेषज्ञ, इससे निपटना काफी मुश्किल है। अध्याय 426 धन की शक्ति। फैंग जियाओ चला गया था। कोई नहीं जानता था कि वह फूल महल में वापस लौटी थी या कहीं और चली गई थी। यांग ये की राय में इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी, और अगर वह फिर भी फूल महल में लौट आती तो वह कुछ नहीं कर सकता था। यांग ये ने अचानक कहा, तुम दोनों कब तक देखते रहोगे? यांग ये के बोलने के बाद कुछ समय बीतने के बाद दो काले कपड़े पहने महिलाएं अचानक यहां प्रकट हुईं, और वे कोई और नहीं बल्कि होंग और किंग थे। नानजिंग ने उदासीनता से उनकी ओर देखा और चुप रही। जाहिर है उसने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था। होंग ने आश्चर्य से कहा, तुमने हमें कैसे नोटिस किया? इस समय उनके दिलों में सदमे की तूफानी लहरें उठ रही थीं। उन्होंने यांग ये और फैंग जियाओ के बीच शुरू से लेकर आखिर तक की लड़ाई देखी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में एक साल रियल विशेषज्ञ को मार पाएगा। इसके अलावा यांग ये के पास वास्तव में 2 प्राकृतिक खजाने थे और उसने स्वॉर्ड डोमेन को भी समझ लिया था। हालांकि यह उनके सदमे का अंत नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग ये ने वास्तव में उनकी उपस्थिति को महसूस किया था। वे अभिमानी नहीं थे, लेकिन उनकी आभा को छिपाने की क्षमता कुछ ऐसी थी जिसे एक साल दायरे के 5वें रैंक का विशेषज्ञ भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन यांग ये ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया था। यांग ये केवल एक प्रथम रैंक स्पिरिट दायरे का प्रगाढ़ व्यक्ति था। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से उनकी उपस्थिति को नोटिस किया था। आखिरकार उसके भीतर सम्राट क्षेत्र में एक सफेद ड्रैगन था। भले ही सफेद ड्रैगन बाहर आकर उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यांग ये के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक मच्छर भी उसकी पहचान से बच नहीं सकता था। बेशक यह स्वाभाविक रूप से सफेद ड्रैगन की ताकत की सीमाओं से बहुत दूर था, लेकिन यह अपनी आभा को अत्यधिक उजागर नहीं कर सकता था। आखिरकार वे अभी भी प्राचीन युद्ध के मैदान की सीमाओं के भीतर थे, अन्यथा इसकी दिव्य भावना तुरंत आधे दक्षिणी क्षेत्र को कवर कर सकती थी। क्या तुम दोनों इसलिए वापस आए क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था? उसके मन में उनके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी, और वह बस असंतुष्ट था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह उनकी मदद के बिना भी एक साल रियल विशेषज्ञ को मार सकता था। हमने आप दोनों को कम आंका, होंग ने धीमी आवाज में कहा, जैसा कि तलवार सम्राट और मार्शल गॉड से उम्मीद थी। आप वास्तव में स्पिरिट रियल में रहते हुए एक साल रियल विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थे। लेकिन क्या आप दोनों वास्तव में सोचते हैं कि आप दक्षिणी क्षेत्र में वापस आ सकते हैं? पहले वाली महिला ने कुछ बातें छोड़ दी, जैसे कि एक दुर्जय 5वीं रैंक के एक साल रियल विशेषज्ञ के अलावा अन्य 3 शीर्ष स्पिरिट रियल विशेषज्ञ और 100 से अधिक शीर्ष किंग रियल प्रोफॉफर्स हैं। भले ही हम उन सभी की उपेक्षा करें, केवल वह 5वीं रैंक का एक साल रियल विशेषज्ञ ही आप सभी का सफाया करने में सक्षम है। मुझे ये सब बताने का क्या मतलब है? यांग ये ने अपनी तलवार रखी और उदासीनता से कहा, वैसे भी तुम दोनों मदद नहीं करोगे, है ना? इसलिए अगर तुम दोनों को और कुछ नहीं चाहिए
तो कृपया वापस आ जाओ। जहां तक हमारी सुरक्षा की बात है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हॉन्ग ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखों में नाराजगी की एक झलक देखते हुए खुद से कहा, यह आदमी वास्तव में नहीं जानता कि स्थिति को कैसे पढ़ा जाए और उसके अनुसार कैसे कार्य किया जाए। अगर वह वापस लौट सकती तो वह निश्चित रूप से तुरंत वापस लौट आती। लेकिन अगर वह ऐसा करती तो उसे निश्चित रूप से उसके कबीले की मैडम द्वारा दंडित किया जाता। अन्यथा वह अपना समय यहां बर्बाद नहीं करती जैसा कि वह अभी कर रही थी। अब उसने थोड़ा और विनम्र होने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके सामने यह आदमी अभी भी उन्हें भगाने का इरादा रखता था। क्या वह वास्तव में सोचता है कि हमें वास्तव में यहाँ रहना चाहिए और उससे भीख मांगनी चाहिए कि वह हमें उसकी रक्षा करने दे? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें मारने में मदद करने से इनकार करते हैं। इस बीच किंग, जो ज्यादा नहीं बोल रहा था, हल्की आवाज में बोला, बस इतना ही कि मास्टर ने कहा है कि हम तुम्हारी मदद करने की पहल नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी जान को खतरा न हो। मास्टर बहुत सख्त हैं, इसलिए बड़ी बहन और हम दोनों उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा हमें बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। किंग और हॉन का चरित्र बिल्कुल अलग था। हॉन काफी जिद्दी और रूखा था, जबकि किंग का चरित्र बिल्कुल विपरीत था। वह काफी कमजोर और नाजुक थी और वह बहुत नर्म स्वभाव की थी। मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, यांग ये ने कहा, बस इतना कहो कि मैंने ही तुम दोनों को वापस आने के लिए कहा था। 2 रियल हत्यारों की सुरक्षा पाना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन वह वास्तव में हॉन्ग नामक महिला को नापसंद करता था। इसके अलावा उन्होंने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें रहने की अनुमति देने से दोनों पक्षों को केवल नाराजगी ही महसूस होगी। लेकिन अगर हम वापस लौटे तो मैडम हमें जरूर सजा देंगी। किंग की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। तो फिर मुझे मारने में मदद करो। यांग ये खुश था। अगर यह वैसा ही होता जैसा किंग ने कहा था, तो वे निश्चित रूप से उस तरह से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए वह उनसे बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन किंग ने आगे बोलना चाहा, लेकिन यांग ये ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई लेकिन नहीं है। अगर तुम मेरा पीछा करना जारी रखना चाहते हो तो मुझे मारने में मेरी मदद करो, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम जा सकते हो। बेशक तुम बलपूर्वक मेरा पीछा कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों के बारे में अपनी मैडम से शिकायत करने के लिए मुझे दोष मत दो। आखिरकार मेरे और तुम्हारे एन कबीले के बीच एक व्यापारिक रिश्ता है। तुम्हें उन उपकरणों के सेट पर ध्यान देना चाहिए था जो मेरे भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? यह तुम्हारी मैडम ही थी जिन्होंने मुझे वे उपकरण बेचे थे। तो तुम्हारी मैडम के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, अन्यथा वह तुम दोनों को मेरे साथ आने के लिए नहीं कहती, है ना? ये शब्द बोलने के बाद यांग ये ने खुद की थोड़ी प्रशंसा की, क्योंकि अब वह झूठ बोलते समय भी शांत और संयमित रह पा रहा था। उन दोनों ने यांग ये पर विश्वास किया, और यह सिर्फ उनका विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि एन नानजिंग ने भी उस पर विश्वास किया। यह किसी और कारण से नहीं था, क्योंकि अगर एन कबीले और यांग ये के बीच कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, तो एन बिरू ने यांग ये को स्वर्गरैंक के इतने सारे उपकरण कैसे दिए होंगे? वह यांग ये का पीछा करने के लिए 2 रियल हत्यारों को कैसे भेज सकती थी? लेकिन एन नानजिंग को आश्चर्य हुआ कि यांग ये ने एन बिरू के साथ ऐसा क्या सौदा किया था कि दक्षिणी एन कबीले को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि वह हैरान थी, लेकिन एन नानजिंग ने कभी इस बारे में नहीं पूछा था। उसकी राय में वह बस उत्सुक थी और इस बात से थोड़ी हैरान थी, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह इसका जवाब जानने में दिलचस्पी ले। वे दोनों चुप हो गए। सच कहें तो वे स्वाभाविक रूप से एक आत्मा क्षेत्र के प्रखर व्यक्ति के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि यह तलवार सम्राट जो उनके सामने खड़ा था, वह चरम पर जाने वाला व्यक्ति था, और वह एक निर्णायक और निर्दयी व्यक्ति था। इसलिए अगर उन्होंने उसके कहे अनुसार नहीं किया, तो मैडम एन से उनके बारे में शिकायत करना तो दूर की बात है, थोड़ी सी भी झड़प होने पर वह उनके खिलाफ अपनी तलवार भी उठा सकता था। अगर यह अतीत में होता तो वे स्वाभाविक रूप से यांग ये से नहीं डरते। हालांकि अब उनके पास उससे डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये और एन नानजिंग के पास रियल विशेषज्ञों को मारने की ताकत थी, और आसपास के इलाके में 100 से ज्यादा हथियारे थे। इसके अलावा यांग ये के सामने उनकी छिपने की तकनीक बिल्कुल बेकार थी। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उनका आश्चर्य उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि यदि यांग यी का उन्हें मारने का इरादा था, तो यह वास्तव में संभव हो सकता था, बशर्ते वह एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हो। इसके बारे में क्या? यांग ये की हथेली में अचानक 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दिखाई दिए, और उसने कहा, मैं तुम्हें हर उस व्यक्ति के लिए 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा जिसे तुम मेरे लिए मारोगे। तुम क्या सोचते हो? वह उनके साथ सभी दिखावे नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार उनके बीच कोई कटु दुश्मनी नहीं थी, और यदि संभव हो तो यह सबसे अच्छा था कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। सच में यांग ये की हथेली में उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर देखकर उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर ऐसे खजाने थे जो उनके लिए भी अनमोल थे।
आखिरकार साधारण ऊर्जा पत्थर उन्हें उनकी वर्तमान साधना के क्षेत्रों में पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, और केवल उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर ही उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। यांग यी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने खुद से कहा, लगता है मेरे पास मौका है। यांग ये ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा, उसने सहजता से उन 10 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को उछाला और कहा, किंग रियल्म प्रोफाफर के लिए 10, स्पिरिट रियल्म प्रोफाफर के लिए 30 और एक्साल्ट रियल्म प्रोफाफर के लिए 50 और 5 शीर्ष श्रेणी के स्ट्राइडर तावीज। ठीक है, अभी उसके पास सबसे कम क्या कमी थी? वह थी ऊर्जा पत्थर और धन। छोटे भंवर के भीतर 30,000 से ज्यादा चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। एक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर को 100 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों से बदला जा सकता था। दूसरे शब्दों में, उसके पास 3 मिलियन से ज्यादा शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। किंग इस बात पर सहमत होने ही वाला था कि होंग ने कहा, एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ के लिए 80, 5वीं रैंक या उससे ऊपर के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ के लिए 150। मैं जानबूझकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5वीं रैंक या उससे ऊपर के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को स्थानिक तकनीकों की और भी गहरी समझ होती है। इसके अलावा वे कम दूरी के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, ठीक है। उसके लिए उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर कुछ भी नहीं थे, लेकिन 2 एक साथ दायरे के विशेषज्ञ उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। जहां तक उसने जानबूझकर उससे जबरन वसूली न करने के बारे में जो कहा, उसने बस ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने इसे सुना ही न हो। आखिरकार वह कम से कम 80 ऊर्जा पत्थरों की कीमत पर दक्षिणी क्षेत्र में 4 एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को काम पर रख सकता था, लेकिन उनकी गुणवत्ता शायद इन दोनों से कमतर होगी। चाहे जो भी हो, यह सब तो मामूली बात थी और वह उनसे सौदेबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। यांग ये की बात सुनकर वे दोनों तुरंत खुश हो गए। भले ही वे एन कबीले द्वारा पोषित हत्यारे थे, लेकिन उन्हें हर महीने एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन मिलते थे और यह भी बहुत ज्यादा नहीं था। उदाहरण के लिए सिर्फ उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को ही लें। उन्हें हर महीने सिर्फ 10 मिलते थे और ये 10 उनके लिए साधना करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थे। इसलिए वे आमतौर पर कुछ असाइनमेंट भी स्वीकार करते थे। हालांकि जब उन कार्यों के पुरस्कारों की तुलना यांग यी द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे से की गई, तो अंतर बस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। होंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, मेरे भी कुछ दोस्त हैं। अगर आपके पास पर्याप्त धन है और आपको उनकी जरूरत है, तो मैं उन्हें भी आने के लिए कह सकती हूँ। यांग यी दंग रह गया और फिर उसे बहुत खुशी महसूस हुई और उसने कहा, उनकी साधना कैसी है? वे सभी एक साथ दायरे में हैं। हांग ने कहा, कितने? लगभग 20 से अधिक। ठीक है, उन सभी को यहाँ ले आओ। यांग ये अब अपना संयम बनाए रखने में सक्षम नहीं था। 20 से अधिक एक साल रियल्म हत्यारे। हे भगवान! पहले जब दूसरे कहते थे कि पैसा ही सबसे शक्तिशाली है, तो उसे विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया। जब तक वह अमीर था, तो क्या कोई ऐसा विशेषज्ञ था जिसे वह काम पर नहीं रख सकता था? लेकिन होंग ने यांग ये की ओर देखा और थोड़ा हिचकिचा रही थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। यांग ये दंग रह गया और फिर उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने तुरंत कहा, मेरे भाइयों ने जो उपकरण पहने हैं, उन्हें देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी कीमत कितनी है ना? इसके अलावा, अगर मैं गरीब होता तो क्या तुम्हारी मैडम मेरे साथ काम करती? इसलिए पैसे की चिंता मत करो, बस उन्हें जल्दी से यहाँ आने के लिए कहो। ठीक है, तुम दोनों को वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन ट्रांसमिशन तावीज दूंगा ताकि तुम उन्हें तुरंत सूचित कर सको। यांग ये ने कुछ बेहतरीन ट्रांसमिशन तावीज निकाले और उन्हें दोनों महिलाओं को दे दिया। दोनों ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यांग ये की बात सही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत झिझकना बंद कर दिया और प्राचीन डोमेन सिटी में हथियारों को सूचित करने के लिए ट्रांसमिशन टेलिस्मन का उपयोग किया। क्या आप बहुत अमीर हैं? इस बीच एन नानजिंग, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी। यांग ये दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि उसने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत हंस पड़ा। मैं बहुत अमीर नहीं हूं। यह ठीक ठाक है। हाहा। एन नानजिंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मेरे एन कबीले के पास एक साथ दायरे में 26 हैं। उनमें से 4 एक साथ दायरे के तीसरे रैंक पर हैं, एक साथ दायरे के छठे रैंक पर है, और बाकी एक साथ दायरे के पहले और दूसरे रैंक पर हैं। यदि आपके पास पर्याप्त शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं, मैं करता हूँ। यांग ये ने उसे बीच में रोका और थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा, उन सभी को आने के लिए कहो। ठीक है, भले ही उनके पास मारने के लिए कोई न हो, मैं उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 3 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा। तुम दोनों बहनें मुझे घूरना बंद कर सकती हो। तुम्हारा समूह उसके जैसा ही होगा। आज के बाद से मैं तुम सभी को प्रतिदिन 3 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रदान करूंगा, भले ही मैं तुम्हें अब और मारने के लिए मजबूर न करूं। बेशक, इसकी एक शर्त है, और वह यह है कि आपको इस अवधि के दौरान मेरे आदेशों का पालन करना होगा।
स्वाभाविक रूप से, ये आदेश आपकी क्षमता के दायरे में होंगे। मैं आप सभी को मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों की हत्या करने के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, हॉन्ग सबसे पहले सहमत हुआ। इस बार हम वाकई अमीर बनने जा रहे हैं। एन नानजिंग ने अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए सिर हिलाया, और फिर उसने कुछ सोचा और अचानक कहा, पहले मुझे 80 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दो। क्यों? यांग ये हैरान था। मैंने अभी अभी एक साल रियल्म विशेषज्ञ को मार दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 427 किसी को न बख्शें। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से उसे मना नहीं किया। उसने 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर निकाले और उसे दे दिए। नानजिंग ने संतोष से सिर हिलाया, और फिर उसने अपने कबीले के विशेषज्ञ को सूचित करने के लिए एक ट्रांसमिशन तावीज निकाला। इससे पहले एन नानजिंग, किंग और हॉन्ग केवल अपनी क्षमता के अनुसार यांग ये की मदद करने आए थे, और वे यांग ये की खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं लड़ेंगे, न ही वे उसे मारने में मदद करने की पहल करेंगे, क्योंकि यांग ये के दक्षिणी क्षेत्र में वापस लौटने के बाद उनका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वे यांग ये के साथ दक्षिणी क्षेत्र में वापस जाने के लिए हत्या करने को तैयार थे। इस समय यांग ये के लिए उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर चट्टानों की तरह थे, और उसके पास उनमें से बहुत सारे थे। हालांकि वे हांग और अन्य लोगों के लिए बेहद कीमती और महत्वपूर्ण थे। यह वास्तव में बहुत आकर्षक था और इसे अस्वीकार करना असंभव था। यहां तक कि एन नानजिंग भी इसके प्रति आकर्षित था। यह कहा जा सकता है कि उनका रिश्ता एक सहकारी रिश्ते में बदल गया था। यांग ये ने भुगतान किया और उन्होंने हत्या कर दी। अगर उन्हें और चाहिए था तो उन्हें उसके लिए और हत्या करनी थी। किसी को भी दूसरे के विचारों या मूड की परवाह नहीं थी, और यह इतना ही सरल था। इस समय यांग ये बेहद उत्साहित था क्योंकि उसके पास कुछ दर्जन एक साल रियल्म विशेषज्ञ थे, तो वह उत्साहित क्यों न हो। इन एक साल रियल्म विशेषज्ञों के साथ वह फ्लावर पैलेस से निपटने की अपनी क्षमता में और भी अधिक आश्वस्त था। हम अभी उस 5वीं रैंक के एक साल रियल्म विशेषज्ञ को मार डालेंगे। इस बीच हांग ने अचानक कहा। उसकी नज़र में वह एक साल रियल्म विशेषज्ञ शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का ढेर था, और वह थोड़ा अधीर महसूस कर रही थी। हालांकि उसने फिर भी यांग ये की राय पूछी थी। आखिरकार यांग ये उनके नियोक्ता थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें कोई जल्दी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग आ चुके हैं। मेरा इरादा इस बार यहाँ आए ओरिजिन स्कूल के सभी सदस्यों का सफाया करने का है। चूंकि ओरिजिन स्कूल ने उसके खिलाफ खुले तौर पर काम किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उन सभी को नष्ट करने का इरादा किया, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 संप्रदाय था। वे पहले से ही उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उसे इन सब की परवाह क्यों होगी। हॉन्ग ने सिर हिलाया और फिर वह किंग के साथ एक तरफ चली गई। यांग ये ने एक चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वह बगल में क्रॉस लेग करके बैठ गया, और फिर उसने धीरे धीरे उसमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसने अभी अभी फेंगली के साथ लड़ाई के दौरान बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया था, और सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसे लगा कि वह आगे बढ़ने वाला है। हालांकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा अभी अपर्याप्त थी, इसलिए यह उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। अब उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना था, और फिर अपनी ताकत में सुधार करना था। केवल उसकी अपनी ताकत ही सच्ची ताकत थी, और वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता था। जब नानजिंग ने यांग ये के इर्द गिर्द ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि वह आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है, और उसकी आंखों में तुरंत उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि वह जितना मजबूत होगा वह उतनी ही खुश होगी। यह शक्तिशाली का हृदय था जो मार्शल भगवान के पास था। डॉट 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 फूल महल, फूल हॉल। फूल महल एक पहाड़ी घाटी के भीतर स्थित था, और घाटी के चारों ओर कई खड़ी पहाड़ियां थीं। ये पहाड़ सभी प्रकार के खूबसूरत फूलों से ढके हुए थे। कोई भी इन फूलों को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता था, क्योंकि फूल महल के आसपास के कुछ 100 किलोमीटर के क्षेत्र को इसके संप्रदाय रक्षक भव्य गठन फूल वध गठन द्वारा घेर लिया गया था। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद ये फूल वध के हथियार बन जाते थे। अफवाह के अनुसार फ्लावर स्लॉटर फॉर्मेशन ने एक बार हाफ स्टेप सेंट रियल्म विशेषज्ञ का सफाया कर दिया था। फूल संप्रदाय के कुछ दर्जन बुजुर्ग और संरक्षक हॉल में खड़े थे, और महल के कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला मेजबान की सीट पर पैर फैलाकर बैठी थी। वह खूबसूरत महिला फूल महल की मालकिन यू लिंगलोंग थी। फैंग डाई और फैंग ली की आत्मा की पट्टियां टूट गई हैं। मुझे लगता है कि वे मर चुके हैं। महल के मालिक, कृपया हमारे फूल महल के आसपास लीग ऑफ डूम की चौकियों को नष्ट करने का आदेश जारी करें ताकि हमारे महल की ताकत का प्रदर्शन हो सके। एक महिला ने धीमी आवाज में यू लिंगलोंग से बात की। लीग ऑफ डूम वास्तव में अधिक से अधिक अहंकारी होता जा रहा है। उन्होंने वास्तव में हमारे फ्लावर पैलेस के शिष्यों की खुलेआम हत्या करने का साहस किया। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि हमारा फ्लावर पैलेस उनसे डरता है?
पैलेस मास्टर, कृपया लीग ऑफ डूम के सभी सदस्यों का सफाया करने का आदेश जारी करें, अन्यथा हमारे फ्लावर पैलेस की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से झटका लगेगा और यह दूसरों को यह सोचने का मौका देगा कि हम लीग ऑफ डूम से डरते हैं। मुझे लगता है कि यह मामला काफी अजीब है। आखिरकार हमारा फ्लावर पैलेस और लीग ऑफ डूम हमेशा सद्भाव में रहे हैं और हमारी सेनाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है। इस बार वे अचानक और बेशर्मी से हमारे 2 बुजुर्गों और कई शिष्यों को क्यों मार देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि यह काफी संदिग्ध है? कमर पर तलवार लटकाए एक युवती ने अचानक बात की थी। इसमें संदेहास्पद क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लीग ऑफ डूम से डरते हो। वे हत्यारे हैं, इसलिए वे पैसे के लिए अपने माता पिता को भी मार सकते हैं। हमारे फ्लावर पैलेस के शिष्यों की तो बात ही छोड़ो। बिल्कुल, चूंकि उन्होंने हमारे फ्लावर पैलेस के शिष्यों को मार डाला, तो इसका मतलब है कि किसी ने उन्हें काम पर रखने के लिए बहुत बड़ी रकम दी होगी। हमें स्वाभाविक रूप से लीग ऑफ डूम से बदला लेना होगा, लेकिन जिंग जू को लगता है कि हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि लीग ऑफ डूम को किसने काम पर रखा है। केवल उस व्यक्ति को बाहर निकालकर ही हम इस समस्या की जड़ से निपट पाएंगे। अन्यथा भले ही हम पूरी लीग ऑफ डूम का सफाया कर दें, यह बेकार होगा। युवती ने धीरे से कहा। तलवार लिए महिला की बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यहां तक युलिंगलों की निगाहों में भी महिला की प्रशंसा थी, क्योंकि वह महिला को देख रही थी जैसा कि मेरी निजी शिष्या और फ्लावर पैलेस की अगली मास्टर बनने के लिए नंबर 1 पसंद से उम्मीद थी। इस समय तलवार वाली महिला का खंडन करने वाली सुंदर महिला भी चुप हो गई थी। जिंग जू, तो आपकी राय में हमें अभी क्या करना चाहिए? यह यू लिंगलोंग था जिसने यह सवाल पूछा था। जिंग जू नाम की महिला ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, हमारे शिष्य यांग ये को मारने के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान में गए थे, लेकिन उन सभी का सफाया कर दिया गया जबकि सीनियर सिस्टर फैंग शियाओ का ठिकाना अज्ञात है। मुझे लगता है कि यह घटना यांग ये से संबंधित हो सकती है। इस बीच जिस बुजुर्ग ने पहले जिंग जू का खंडन किया था, वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, वह आत्मा क्षेत्र में सिर्फ एक चींटी है। हमारे फूल महल के सदस्यों को मारने की उसकी क्या क्षमता है? हमारे फूल महल के खिलाफ जाने के लिए कयामत की लीग को काम पर रखने की उसकी क्या क्षमता है? बड़े मिंग, वह चींटी नहीं है। वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और इस युग का तलवार सम्राट है। जिंग जू ने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं लगता कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाला और वह व्यक्ति जिसे रहस्यमय प्राचीन म्यान ने अपना स्वामी माना है, वह चींटी होगी। इसके अलावा भले ही वह लीग ऑफ डूम को काम पर न रख सके, लेकिन यह घटना निश्चित रूप से उससे संबंधित है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम प्राचीन युद्ध के मैदान में विशेषज्ञों को भेजें और उसे पकड़ लें। उस समय सच्चाई शायद सामने आ जाएगी। यह सबसे अच्छा है अगर पैलेस मास्टर खुद निकल पड़े। इस तरह जब तक लीग ऑफ डूम का वह अस्तित्व वहां नहीं है, उसे निश्चित रूप से आसानी से पकड़ लिया जाएगा। यू लिंगलोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। वह सिर्फ एक स्पिरिट रीलम प्रोफोटर है। चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, फिर भी वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल हमें अपनी पूरी ताकत जुटानी होगी और स्वर्ग पथ पर विजय पाने के लिए दाववादी जुई के प्रयास से निपटने के लिए लगातार तैयार रहना होगा। जहां तक लीग ऑफ डूम का सवाल है, कुछ सदस्यों को हमारे महल के आसपास लीग ऑफ डूम की चौकियों को साफ करने के लिए भेजो ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके। यह सब खत्म होने के बाद हम उनसे वाकई बदला लेंगे। जहां तक यांग ये का सवाल है, उसे अभी के लिए नजरअंदाज करो क्योंकि ओरिजिन स्कूल के सदस्य स्वाभाविक रूप से उससे निपटेंगे। चूंकि महल की मालकिन ने खुद ही बोल दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और वे एक स्वर में बोले, हाँ। जिंग जू नाम की उस महिला ने अपने दिल में आह भरी और वह थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। वह यांग ये को नहीं जानती थी और उसने केवल उसके कारनामों के बारे में सुना था। उसकी राय में यांग ये भविष्य में निश्चित रूप से फ्लावर पैलेस के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए पैलेस को उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। दुर्भाग्य से पूरे फ्लावर पैलेस में कोई भी यांग ये को गंभीरता से लेने में सक्षम नहीं था। भले ही यांग ये हिडन ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम था और उसे तलवार सम्राट कहा जाता था, फिर भी उन्होंने उसे गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यांग ये अंत में केवल एक आत्मा क्षेत्र का प्रगाढ़ व्यक्ति था और केवल एक एकल 1 साल क्षेत्र विशेषज्ञ उसे आसानी से समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। डॉट 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 डॉट। एक दिन बाद यांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हल्की सांस छोड़ी। उसके मुंह से धीरे धीरे गंदी ऊर्जा का एक गोला निकला और फिर उसने अपने हाथ की एक लहर से उसे दूर कर दिया, जबकि उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। आत्मा क्षेत्र का दूसरा दर्जा। अचानक बगल से नानजिंग बोला। यांग ये ने सिर हिलाया, जबकि उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान की एक झलक उभरी। हालांकि वह साधना के सिर्फ एक पायदान आगे बढ़ा था, फिर भी वह महसूस कर पाया कि छोटे भंवर के भीतर का स्थान थोड़ा बड़ा हो गया था। इसके अलावा उसके भीतर बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा में धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन हुआ था। हालांकि यह बहुत हल्का था, फिर भी उसने इसे महसूस किया था।
संक्षेप में कहें तो उनका लाभ बहुत अच्छा था। अचानक यांग ये ने दो समूहों के प्रगाढ़ साधकों की ओर देखा जो क्रमशः एन नानजिंग और बहनों किंग और हॉन के पीछे खड़े थे। यांग ये को अंदर से झटका लगा जब उसने उनके द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस किया, क्योंकि ये सभी 40 से अधिक प्रगाढ़ साधक वास्तव में एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा अगर वह सफेद ड्रैगन की मदद पर भरोसा नहीं करता तो वह वास्तव में उनमें से कुछ के पास मौजूद साधना और आभा को महसूस करने में असमर्थ होता। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसके हाथ की एक लहर से शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का ढेर तुरंत उनकी ओर उड़ाया और उसने कहा, यह आज के लिए तुम्हारा मुआवजा है। मुझे लगता है कि तुम सभी को प्रत्येक हत्या के लिए मुआवजे के बारे में पता है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या हमें वास्तव में एक साथ दायरे के 5वें रैंक और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को मारने के लिए 150 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों और शीर्ष श्रेणी के तावीज़ों के साथ भुगतान किया जाएगा? हॉन्ग के पीछे एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। भले ही हॉन्ग और किंग गांटर के रूप में वहां मौजूद थे, फिर भी उन्हें वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ऐसा मुआवजा वास्तव में काफी अधिक था। बेशक वे ज्यादातर इस बात से चिंतित थे कि यांग ये के पास पैसे नहीं थे। यांग ये जानता था कि वे किस बात को लेकर चिंतित थे। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर उसके सामने तावीज का एक खाली कागज दिखाई दिया। यांग ये ने सीधे अपना तावीज ब्रश उठाया और क्राफ्टिंग शुरू कर दी, और 1 घंटे से भी कम समय में एक शीर्ष श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज उनकी आंखों के सामने आ गया। जब उन्होंने शीर्ष श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज देखा तो उनके चेहरे पर भाव बदल गए। वे स्वाभाविक रूप से एक साधारण तावीज को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन एक शीर्ष श्रेणी का तावीज अलग था। ऐसी गुणवत्ता वाला तावीज उन्हें बहुत स्पष्ट वृद्धि भी प्रदान करता है। बेशक वे हैरान थे कि यांग ये वास्तव में एक तावीज मास्टर था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो इतने कम समय में एक शीर्ष श्रेणी का तावीज तैयार करने में सक्षम था। जब बात तावीज मास्टर्स की आती है, और खास तौर पर अर्थ तावीज मास्टर्स और उससे ऊपर के, तो उनके जैसे एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को भी ऐसे तावीज मास्टर्स के साथ व्यवहार करते समय सम्मानपूर्ण होना पड़ता है। क्योंकि इस तथ्य के अलावा कि उन्हें ऐसे तावीज मास्टर्स से तावीज मांगना पड़ सकता है, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ऐसे तावीज मास्टर्स अमीर थे, और जब पैसा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था तो यह बेहद डरावना होता था। संक्षेप में उनका मानना कि यांग यी पर्याप्त रूप से धनवान था, क्योंकि एक ऐसा तावीज मास्टर जो इतना प्रतिभाशाली था, उसके पास धन की कमी कैसे हो सकती थी। जब उसने देखा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो यांग ये ने पीछे मुड़कर जेड क्लाउड पर्वत श्रृंखला को देखा। यह ग्रैंड मायरीड पर्वत के रास्ते पर अंतिम पर्वत श्रृंखला थी, और वे इसे पार करने के बाद ग्रैंड मायरीड पर्वत के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। मैंने बहुत समय से ग्रे और सिल्वर को नहीं देखा है। ठीक है, जियाओ लैंग भी। मुझे आश्चर्य है कि वे अब तक कैसे विकसित हुए हैं। यांग ये ने अपने दिल में सोचा, फिर उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने कहा, जेड क्लाउड माउंटेन रेंज पर किसी को भी मत छोड़ो। अध्याय 428 स्वर्गपथ भाग 1/3। ओरिजिन स्कूल के 150 से ज्यादा शिष्य जेड क्लाउड माउंटेन रेंज की एक घाटी में पैर मोड़कर बैठे थे और वे चुपचाप साधना कर रहे थे। समूह का नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, युआन जे। वह 5वीं रैंक का एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ था और उसने अतीत में एक असेंशन रैंकिंग के दौरान पहला स्थान हासिल किया था। इस समय युआन जे को इस बात से नाराजगी थी कि उसके जैसे एक प्रतिष्ठित 5वें रैंक के एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को स्पिरिट रियल्म के पहले रैंक के एक प्रोफोदर को मारने के लिए भेजा गया था। भले ही इस स्पिरिट रियल्म प्रोफोदर ने अतीत में असेंशन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हो, अब हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया हो, और वर्तमान युग का तलवार सम्राट भी हो, फिर भी युआन जे को नाराजगी थी। क्योंकि चाहे जो भी हो, यांग ये अंत में केवल एक प्रथम रैंक स्पिरिट रियल्म साधक ही था। इसलिए उसे यहां भेजना सचमुच प्रतिभा और क्षमता की बर्बादी थी। हालांकि वह नाखुश था, फिर भी वह यहां आया था क्योंकि यह एक आदेश था जो संप्रदाय के गुरु ने खुद जारी किया था। उसे यांग ये को दक्षिणी क्षेत्र में जीवित लौटने से रोकने का आदेश दिया गया था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था कि यांग ये को मारने का मिशन सफल हो। युआन जे ने अपने पीछे के समूह पर नजर डाली, और फिर वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने कहा, मैं अकेला ही काफी हूं। आप सभी वापस जा सकते हैं। वह इन शिष्यों को साथ लेकर आया था, मुख्य रूप से उन लोगों के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए जो यांग ये की गुप्त रूप से सहायता कर सकते थे, और ये शिष्य उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते थे। हालांकि उनकी उपस्थिति अब जरूरी नहीं थी क्योंकि यह घाटी ग्रैंड मायरीड पर्वतों तक जाने वाला एकमात्र रास्ता था। इसलिए जब तक यांग ये कम से कम आधा महीना घूमने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक यांग ये के पास यहां से आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। युआन जे के पीछे खड़े शिष्य एक पल के लिए झिझके, और फिर उन्होंने युआन जे को प्रणाम किया और फिर पीछे मुड़े और चले गए। उन्होंने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उनके जाने के ठीक 15 मिनट बाद यांग ये और एन नानजिंग धीरे धीरे घाटी में चले गए, और वे युआन जे की दृष्टि के क्षेत्र में भी दिखाई दिए। तुम यांग ये हो? युआन जे को आश्चर्य नहीं हुआ, और उसने बहुत शांत स्वर में यह सवाल पूछा।
ऐसा लग रहा था कि उसे यांग ये के यहाँ आने की उम्मीद थी। यांग ये को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपने दिल में उलझन को दबाते हुए सिर हिलाया। लगता है तुम्हें उम्मीद थी कि मैं यहाँ आऊंगा। यदि भूत संप्रदाय और फूल महल के लोग तुम्हें आसानी से मार सकते तो संप्रदाय गुरु मुझे यहाँ नहीं भेजते। युआन जे ने यांग ये को परखा और कहा, बुरा नहीं है। तुम्हारी साधना ठोस है जबकि तुम्हारी तलवार की मंशा तेज है। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बाद तलवार दाव में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा की अपेक्षा की जाती है। दुर्भाग्य से, यदि तुम उस समय मेरे मूल विद्यालय में शामिल हो जाते, तो दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से मेरे मूल विद्यालय का 100 वर्ष से भी कम समय होता। युआन जे ईमानदारी से बोल रहा था क्योंकि सिर्फ युआन जे ही नहीं था जिसे यह पछतावा था, बल्कि पूरा ओरिजिन स्कूल और खुद युआन तियान भी महसूस कर रहा था कि यह थोड़ा पछतावा था। क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि यांग ये एक ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर सकता है, तो वे यांग ये के पक्ष में खड़े होने में संकोच नहीं करते, भले ही उन्हें फ्लावर पैलेस के साथ अपूरणीय दुश्मनी क्यों न करनी पड़े। दुर्भाग्य से, न केवल वे यांग ये को भर्ती करने में विफल रहे, बल्कि वे उसके साथ कट्टर दुश्मन भी बन गए। जब किसी ऐसे शत्रु का सामना करना हो जिसमें इतनी क्षमता हो, तो सबसे अच्छा तरीका यह था कि शत्रु के बढ़ने से पहले ही उसे प्राकृतिक रूप से समाप्त कर दिया जाए। यांग ये उदासीनता से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, आपको मुझे यहाँ मारने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है। क्या तुम भी वही नहीं हो? युआन जे ने उदासीनता से कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो भूत संप्रदाय और फूल महल के सभी सदस्य मर चुके हैं, है न? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। तार्किक रूप से कहें तो दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने आपकी सहायता के लिए विशेषज्ञ भेजे हों। ओह, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग आपकी मदद करने आए हैं वे दक्षिणी क्षेत्र के प्रगाढ़ विद्वान नहीं हैं। आपके बगल में यह छोटी लड़की दक्षिणी क्षेत्र की प्रगाढ़ विद्वान नहीं है न? इसके अलावा, अचानक युआन जे की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। यह दृश्य देखकर यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, लगता है तुमने नोटिस कर लिया है। थोड़ी देर बाद युआन जे ने अपना सिर उठाकर यांग ये को देखा। इस समय उसके चेहरे पर कोई उदासीनता और शांति नहीं थी और केवल उदासी और क्रूरता का एक निशान था। उसने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे मूल विद्यालय के सभी 100 से अधिक शिष्य मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपकी मदद बुरी नहीं है, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। वास्तव में मेरे मूल विद्यालय के शिष्यों को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? कितना दुस्साहस! अभी कुछ ही देर पहले उन्हें उन शिष्यों से ट्रांसमिशन तावीज के जरिए संकट की पुकार मिली थी और फिर उन्होंने अपनी दिव्य भावना को उन पर प्रवाहित किया। फिर भी उन्होंने देखा कि संकट की पुकार भेजे जाने के क्षण में वे सभी नष्ट हो गए थे। मूल विद्यालय, क्या यह इतना बढ़िया है? यह है नानजिंग ही थी जिसने ये शब्द कहे थे। यह 5वीं रैंक का संप्रदाय भी नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि आपको किस बात पर इतना गर्व है। क्या यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि अज्ञानी लोग बिना किसी डर के हैं? आप कौन हैं? युआन जे की नज़र एन नानजिंग पर पड़ी, जबकि उसकी आंखें भयानक हत्या के इरादे से चमक रही थीं। एन नानजिंग ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शा। उसने यांग ये को घूरते हुए कहा, अगर तुम अब भी उन्हें आदेश देने से इनकार करते हो, तो मैं उसके खिलाफ कदम उठाऊंगी। यांग ये ने अपनी नाक रगड़ी। यह महिला वास्तव में युद्ध के लिए पागल है। वह 5वीं रैंक के एक साल रियल डेप्रोफर से लड़ने की हिम्मत भी करती है। लेकिन मुझे भी उससे लड़ने का मन क्यों हो रहा है? हालांकि वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन यांग ये ने अंत में ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह अभी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी लाश को वैसे ही रहने दो। उसके सामने खड़ा यह आदमी एक साल रियल विशेषज्ञ था, और अगर वह युआन जे को तलवार सेवक बना सके तो यह बिल्कुल शानदार होगा। 5वीं रैंक के एक साल रियल तलवार सेवक के बारे में सोचकर ही यांग ये उत्साहित हो गया। यांग ये की बात सुनकर युआन जे अत्यधिक क्रोध से हंसने लगा। मेरी लाश को वैसे ही रहने दोगे? कितनी ऊंची ऊंची बातें! युआन जे हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से गायब हो गया। टकराना! युआन जे अभी अभी निकला था कि उसके नीचे की जमीन ढह गई और एक बहुत बड़ा था गड्ढा दिखाई देने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी गड्ढे के ऊपर तैर रहा था और युआन जे को ठंडी निगाहों से देख रहा था। इससे युआन जे के चेहरे पर फिर से भाव बदल गए क्योंकि वह वास्तव में एक साल रियल विशेषज्ञ था। ठीक इसी समय एक अप्रत्याशित घटना फिर घटी। एक काले कपड़े पहने महिला अचानक युआन जे के पीछे प्रकट हुई और फिर एक ठंडी रोशनी उसकी गर्दन की ओर चमक उठी। एक साल रियल विशेषज्ञ! युआन जे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चारों ओर का स्थान उसकी हथेली के घूमने से विकृत हो गया और फिर युआन जे तुरंत मौके पर गायब हो गया और लगभग 20 मीटर दूर दिखाई दिया। वह अभी राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक ठंडी रोशनी की एक किरण फिर से चमक उठी। युआन जे बहुत डर गया। उसने बलपूर्वक अपना शरीर मोड़ा, फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिससे ताज़ा खून बहने से पहले ही उसका दाहिना हाथ तुरंत कट गया। एक साल दायरे का विशेषज्ञ!
इस समय युआनझे को बहुत झटका लगा और उसके पास लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने एक स्थानिक तकनीक का प्रयोग किया जिससे वह सीधे 300 मीटर दूर चमक सकता था तो उसका फिगर चमक उठा। उसका इरादा भागने का था। चूंकि यांग यी के पास इतने सारे एक साथ दायरे के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उसने निश्चित रूप से किसी शक्ति की मदद प्राप्त की है। मुझे यह जानकारी संप्रदाय तक वापस ले जानी चाहिए और संप्रदाय को पहले से सावधानी बरतने की अनुमति देनी चाहिए। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो युआनझे के शरीर के भीतर गहन ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ गई। वह अंतरिक्ष को चीरकर फिर से एक स्थानिक तकनीक को अंजाम देने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय 3 अधेड़ उम्र के आदमी अचानक उसके सामने आ गए। उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कार भरी नजर से बोला, यह वही तथाकथित विशेषज्ञ है जिसने कभी दक्षिणी क्षेत्र की आरोही रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। एक साथ दायरे की 5वीं रैंक। तुम तो बस एक कचरा हो जो केंद्रीय क्षेत्र के दूसरे रैंक वाले एक साथ दायरे से भी तुलना नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। युआनझे के चारों ओर की जगह हिंसक रूप से मुड़ गई, इससे पहले कि हथेली सीधे अंतरिक्ष से गुजरी और उसकी छाती पर दब गई। युआनझे की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जबकि वह बीच हवा से नीचे गिर गया और उसकी लाश जमीन पर गिर गई। जब किंग और हॉन्ग ने युआनझे को मरते देखा तो वे ठंडे स्वर में गुर्राए। आखिरकार वे उन 150 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को पाने के कितने करीब थे। उन दोनों ने युआनझे को मारने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ठंडी निगाह से देखा और फिर उनकी आकृतियां वहीं गायब हो गईं। यांग ये ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को पहचान लिया। वह नानजिंग के कबीले एंजिनियन का एक बुजुर्ग था और वह 5वीं रैंक का एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ भी था। उसकी ताकत को इस बार यहां आए सभी एक साल ट्रियल्म के गहन विशेषज्ञों में शीर्ष 3 में कहा जा सकता है। यांग ये ने एक भी अनावश्यक बात नहीं कही। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 150 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर एंजिनियन की ओर उड़ गए, जबकि अन्य लोग ईर्ष्या से इस दृश्य को देख रहे थे। एंजिनियन ने यांग ये को इस तरह से सीधे तरीके से काम करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत हल्की मुस्कान आ गई और यांग ये के बारे में उसकी धारणा और भी बेहतर हो गई। बाकी लोग भी ऐसे ही थे। वे सभी उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की खातिर यहाँ आए थे। इसलिए जब यांग ये इतना सीधा था तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वे एक साथ आसानी से काम कर सकते थे। दरअसल उनमें से कुछ ने स्वार्थी इरादे जगाए थे और यांग ये को लूटने का इरादा किया था, लेकिन यह उनके लिए सिर्फ एक विचार बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ताकतें थीं और वे सेना में शामिल होने और एक के रूप में एकजुट होने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इसलिए जो भी पक्ष यांग ये के खिलाफ काम करता, उसे यांग ये और दूसरे पक्ष से बदला लेने की बहुत संभावना थी। इसके अलावा उनके भावी कुलपति एन नानजिंग के यांग ये के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एन नानजिंग की राय की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसी तरह यांग ये के मैडम एन के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वे इस वजह से बेहद आशंकित थे। इस प्रकार दोनों पक्षों के पास यांग ये के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरअसल यांग ये ने उन्हें यहां आने की अनुमति देते समय लूटे जाने की संभावना के बारे में सोचा था। हालांकि उसने फिर भी इसकी अनुमति दी क्योंकि उसे वास्तव में सहायता की आवश्यकता थी। इसके अलावा जबकि उसकी ताकत उनसे कम थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। आखिरकार उसके पास अभी भी एक तलवार आत्मा और उसके भीतर रहने वाला सफेद ड्रैगन था। जब तक वह सावधानी को ताक पर रखेगा, तब तक उसके लिए उन सभी को मारना असंभव नहीं था। सौभाग्यवश अब तक उनका सहयोग सुखद रहा है तथा कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। यांग ये गहरे गड्ढे में चला गया, युआनझे की लाश पर नजर डाली और फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। एंजिनियन ने अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित किया था और उसने युआनझे की जीवन शक्ति को नष्ट करने के लिए केवल युआनझे के आंतरिक अंगों को चकनाचूर किया था, जबकि युआनझे की लाश को कोई भौतिक क्षति नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, इसे एक तलवार सेवक में गढ़ा जा सकता था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, युआनझे की लाश को प्राचीन म्यान में रखा और तलवार आत्मा से लाश तैयार करने के लिए कहा। उसके बाद वह गहरे गड्ढे से बाहर निकला, हल्की सांस ली और फिर अपना हाथ हिलाया। आओ चलो ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करें, हॉन्ग ने अचानक उसके पीछे से कहा। ग्रैंड मायरीड पर्वत मनुष्यों के अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। हम शायद जल्दबाजी में प्रवेश करके बीस्ट सम्राट को क्रोधित कर देंगे। उन्होंने ग्रैंड मायरीड पर्वत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वहां एक सम्राट रैंक डाकबीस्ट रहता था। यांग ये मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। मुझे बस जानवर सम्राट के साथ चर्चा करनी है। जैसे ही उसने कहा, यांग ये की आकृति दूर की ओर चमक उठी। हॉन्ग और अन्य लोग एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर जल्दी से उसके पीछे चले गए। डॉट 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 तलवार संप्रदाय। इस समय तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य संप्रदाय के भीतर विशाल प्रशिक्षण मैदान में एकत्र हुए थे।
दाओवादी जुई की सफेद पोशाक वाली आकृति हवा का सामना करते हुए मध्य हवा में खड़ी थी और उसकी कमर से नीली तलवार लटक रही थी। तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों की निगाहें ताओवादी जुई पर थीं और उनकी निगाहों में उत्साह, चिंता, बेचैनी आदि झलक रही थी, क्योंकि आज वह दिन था जब दाओवादी जुई स्वर्ग पथ पर विजय पाने का प्रयास करेगा। अध्याय 429 स्वर्ग पथ भाग 2/3। स्वर्ग पथ क्या था? दरअसल दाओवादी जुई को भी ठीक से नहीं पता था कि यह क्या था। उसे बस इतना पता था कि सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जो अपने जीवनकाल के अंत में थे, वे इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अतीत का एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जो अपने जीवनकाल के अंत में था, उसने स्वर्ग पथ पर काबू पाने के तुरंत बाद संत क्षेत्र में कदम रखा था। कोई नहीं जानता था कि स्वर्ग पथ के ऊपर वास्तव में क्या रहता है, क्योंकि जो लोग जानते थे वे या तो मर चुके थे या गायब हो गए थे। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज अनफेटर्ड वन भी वही थे। अगर उसके पास कोई और विकल्प होता, तो ताओवादी जुई भी रहस्यमय स्वर्ग पथ का प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। हालांकि इसमें मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अगर वह प्रयास नहीं करता, तो केवल एक प्राकृतिक मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही होती। उसने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी साधना प्राप्त करने के लिए साधना की थी, तो वह धूल में बदलने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दाओवादी जुई से 30 मीटर से ज्यादा दूर एक जगह पर सुमुजे अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़े थे और उनकी आंखों की गहराई में चिंता थी। अगर दाओवादी जुई स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और संत क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, तो तलवार संप्रदाय पूरे दक्षिणी क्षेत्र और यहां तक कि पूरे महाद्वीप में बेजोड़ हो जाएगा। उस समय तलवार संप्रदाय अपने पूर्व गौरव को फिर से जिएगा। इसके विपरीत, अगर दाओवादी जुई विफल हो जाते हैं, तो तलवार संप्रदाय हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। इस बार दाओवादी जुई की सफलता या असफलता सिर्फ सुमुझे से संबंधित नहीं थी, बल्कि पूरे तलवार संप्रदाय के भाग्य से संबंधित थी। दाओवादी जुई ने अचानक हवा में खड़े होकर आसपास की ओर देखा और फिर वह ठंडी हंसी में हंस पड़ा। युआनतियान, यूलिंगलोंग, भूत राजा, क्या तुम सब इतने अधीर हो? मध्य हवा में उतार चढ़ाव की लहर उठी और फिर दो पुरुष और एक महिला तलवार संप्रदाय के आकाश शिखर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर दिखाई दिए और वे दूर से ताओवादी जुई के साथ टकराव में खड़े थे। बुरे कमीने जुई, तुम्हारी 1000 साल की साधना आसान नहीं थी, तो अभी बेसब्री से मौत की तलाश क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे तलवार संप्रदाय को क्या परिणाम भुगतने होंगे। बोलने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका नंगा ऊपरी शरीर काले टैटू से ढका हुआ था। अधेड़ उम्र का आदमी भूत संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। उसे भूत राजा कहा जाता था और वह तलवार संप्रदाय का कट्टर दुश्मन था। दाओवादी जुई ने ठंडी हंसी में कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि परी यू और युआनतियान वास्तव में भूत संप्रदाय के साथ मिलकर काम करेंगे। आप दोनों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि भूत संप्रदाय किस तरह का स्थान है। न केवल इसके साथ सहयोग करने से आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा, बल्कि यह अंत में आपके खिलाफ भी हो सकता है। आप दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए था, है न? दाओवादी जुई, अपना समय बर्बाद मत करो। भूत राजा ने हंसते हुए कहा, भले ही आपके पास एक चांदी की जीभ हो, लेकिन वर्तमान स्थिति को बदलना असंभव है, जहां आपका तलवार संप्रदाय बिल्कुल अकेला और बिना किसी सहारे के है। यह अभी भी पहले जैसा ही है। यदि आप असफल होते हैं, तो पूरा तलवार संप्रदाय नष्ट हो जाएगा और इसका एक भी शिष्य जीवित नहीं बचेगा। बेशक, मेरा मानना कि यदि आप सफल होते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे संप्रदायों को भी अंत तक मार देंगे। इसलिए सभी का भाग्य आपके हाथों में है। हाहा। दाओवादी जुई ने भूत राजा की ओर ठंडी नजर से देखा और फिर उसने युआनतियान को देखा। बाद वाले ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तलवार संप्रदाय मेरे मूल विद्यालय का जागीरदार बनने के लिए सहमत हो जाता है, तो मैं बीती बातों को भूलकर अपने संप्रदायों के बीच की दुश्मनी को सुलझा सकता हूँ। इसके अलावा मैं भाई जुई को स्वर्ग पथ पर विजय पाने में मदद कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? यह सुनते ही भूत राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में उदासी छा गई। हालांकि वह एक शब्द भी नहीं बोला। कितना बेतुका है, सुमुझे ने गुस्से से कहा, अपने मूल स्कूल का एक जागीरदार बन जाओ। तब क्या मार्शल अंकल जुई और मैं तलवार संप्रदाय के पापी नहीं बन जाएंगे? जब हम भविष्य में नष्ट हो जाएंगे तो हम अतीत के संप्रदाय के गुरुओं का सामना कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा एक बार जब हमारा संप्रदाय आपके मूल स्कूल के अधीन हो जाएगा, तो मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्य अपनी तलवारें कैसे खींच सकते हैं? युआनतियान, मेरे तलवार संप्रदाय की नींव को नष्ट करने की यह कितनी बड़ी योजना है। युआनतियान को इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। इस समय तलवार संप्रदाय के सभी लोगों ने उस स्थिति को महसूस किया था जिसमें संप्रदाय अभी था। वे 3 संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से घेरे जा रहे थे और तलवार संप्रदाय के अनुयायी इस बिंदु तक सोचने पर घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके।
इन तीनों संप्रदायों में से प्रत्येक की ताकत तलवार संप्रदाय से अधिक थी, इसलिए क्या तलवार संप्रदाय उनकी संयुक्त ताकतों का विरोध कर सकता था? जवाब था नहीं। यह असंभव था, इसलिए केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो तलवार संप्रदाय के कई शिष्य बेचैन होने लगे, लेकिन तलवार संप्रदाय के उच्च पदाधिकारियों ने इसे तुरंत दबा दिया। इस समय तलवार संप्रदाय किसी भी गलती को होने की अनुमति नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि दाओवादी जुई को भी इस बात का एहसास था, इसलिए उसने तुरंत युआन तियान और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे तीनों उसे स्वर्गपथ पर विजय पाने के प्रयास से नहीं रोक पाए, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी। अगर वे अब उसे रोकते तो उन्हें उसके लगभग आत्मघाती प्रतिशोध का सामना करना पड़ता, और अगर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो उसे कम से कम उनमें से एक को मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। युआन तियान और अन्य लोग भी इस बात से अवगत थे, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। कम से कम वे तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक कि दाओवादी जुई स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने में विफल नहीं हो जाते। भले ही वे हमला करने का इरादा रखते हों, फिर भी दाओवादी जुई के पास एक बैकअप योजना थी, क्योंकि तलवार संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक ग्रैंड फॉर्मेशन की स्थापना तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने खुद की थी। भले ही वे इसकी पूरी ताकत को सामने लाने में असमर्थ थे, फिर भी यह उन तीनों को कुछ समय के लिए बाधित करने के लिए पर्याप्त था। संक्षेप में, तलवार संप्रदाय का भाग्य अभी भी उसकी सफलता या असफलता पर निर्भर था। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोपहर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दाओवादी जुई ने धीरे से हवा में अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह अपनी चरम अवस्था में था। दूसरे शब्दों में, वह शुरू कर सकता था। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ नीला तलवार एक नीले चमक में बदल गई जो आकाश में चली गई। इसकी चमक एक खंभे की तरह थी जो आकाश की ओर बढ़ रही थी, और यह एक पल में आकाश में प्रवेश कर गई। उसके ठीक बाद आकाश में हिंसक झटकों की एक लहर उठी, इससे पहले कि ऐसा लगे कि आकाश फट गया था और एक विशाल काली दरार दिखाई दे रही थी। इसके बाद एक बहुरंगी रास्ता धीरे धीरे घने काले दरार के भीतर से बाहर की ओर बढ़ा, और बहुत देर नहीं लगी कि वह आकाश से नीचे की ओर बढ़ा और दाओवादी जुई के सामने आ गया। दाओवादी जुई ने गहरी सांस ली और फिर वह आसपास के सभी लोगों की चौंकती निगाहों के सामने रास्ते पर आगे बढ़ा। जब उसने बहुरंगी रास्ते पर कदम रखा तो आसमान में मौसम तुरंत बदल गया था। कुछ क्षण पहले तक आसमान में सूरज अभी भी चमक रहा था, फिर भी एक पल में आसमान पर काले बादल छा गए थे। उसके बाद बादलों को चीरती हुई लगभग 3 किलोमीटर लंबी काली बिजली जुई की ओर गिरी। बिजली का बोल्ट बहुत भयानक था। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष इंच इंच करके बिखर गया और अनगिनत काले स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। उन दरारों में समाहित स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने तलवार संप्रदाय के कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर शिष्यों को हिंसक रूप से कांपते हुए तुरंत जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने बिजली की काली चमक को आश्चर्य से देखा। अगर यह हमारे तलवार संप्रदाय पर गिरती तो संभवतः पूरा संप्रदाय एक पल में ही नष्ट हो जाता, है न? दाओवादी जुई की आंखों में एक गंभीर भाव की झलक उभरी जब उसने बिजली के विशाल बोल्ट को देखा, और फिर उसने तेजी से अपनी नीली तलवार को उस पर फेंक दिया। एक पल में तलवार की एक कतरा जो 300 मीटर लंबी और 100 मीटर से अधिक चौड़ी थी, आसमान को चीरती हुई बिजली के काले बोल्ट की ओर तेजी से चली। टकराना। तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और फिर बिजली की काली चमक तलवार क्यूई के माध्यम से चमक उठी और दाओवादी जुई की ओर एक ऐसी गति से विस्फोटक रूप से गिरी जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। दाओवादी जुई की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अंत में स्वर्ग पथ को कम करके आंका था। उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने अज़्योर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे तेजी से घुमाया, जिससे तलवार की क्यूई की अनगिनत किस्में ज्वार की लहर की तरह उछली जिसने बिजली के काले बोल्ट को घेर लिया। भाई भाई भाई, आसमान में भयंकर विस्फोटों की लहर गूंज उठी, क्योंकि अनगिनत काली बिजली की किरणें दाओवादी जुई की तलवार क्यूई के साथ आसपास की ओर फैल गईं और जमीन की ओर उतर गईं। सू मुझे की अभिव्यक्ति बदल गई और वह कुछ करने ही वाला था कि दाओवादी जुई ने अपनी तलवार से एक बार फिर वार किया। एक पल में प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं और तलवार क्यूई और बिजली को नष्ट कर दिया। तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने जब यह दृश्य देखा तो वे तुरंत गगनभेदी जयकारे लगाने लगे। यहां तक कि सू मुझे ने भी मुस्कुराहट का एक निशान दिखाया। ऐसा लगता है कि मार्शल अंकल जुई अभी भी स्वर्ग पथ पर विजय पाने की अपनी क्षमता में काफी आश्वस्त हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि दाओवादी जुई की आंखों में गंभीर भाव कम नहीं हुए थे, बल्कि और भारी हो गए थे, क्योंकि इस शुरुआती परीक्षण ने ही उसे यह एहसास करा दिया था कि उसने स्वर्ग पथ की भयावहता को बहुत कम करके आंका था, और इसके बाद के हमलों से निपटने का उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। भूत राजा का चेहरा उतर गया क्योंकि दाओवादी जुई की ताकत उसकी उम्मीदों से थोड़ी ज्यादा थी। अगर वह वास्तव में स्वर्ग पथ पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है, तो क्या पूरा भूत संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? जब उसने यहां तक सोचा, भूत राजा कार्य करने वाला था, लेकिन युआन तियान ने उसे रोक दिया। अधीर होने की कोई जरूरत नहीं है।
स्वर्ग पथ पर विजय पाने के लिए 9 बाधाएं हैं और उसने सिर्फ पहली बाधा पार की है। मेरे अनुमान के अनुसार वह अपनी ताकत से ज्यादा 2 बाधाओं को पार कर पाएगा। उसके बाद अगर उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। युआन तियान ने उदासीन स्वर में कहा। भूत राजा एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कार्य करने का इरादा छोड़ दिया और फिर से ताओवादी जुई को देखा। दाओवादी जुई एक कदम आगे बढ़ाने से पहले कुछ पल के लिए हवा में ही खड़ा रहा और उसने सिर्फ एक कदम से 3 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक इसी समय काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में काली दरार के भीतर से बाहर निकली और फिर दरार के भीतर से एक बहुत बड़ी काली उंगली निकली जो एक के से ज्यादा चौड़ी थी और फिर दाओवादी जुई की ओर नीचे उतरी। जिस क्षण वह यहां दिखाई दिया आकाश और पृथ्वी मंद हो गए थे, जबकि स्काई पीक के आसपास के पहाड़ उस विशाल उंगली द्वारा उत्पन्न दबाव से तुरंत समतल हो गए थे। इसके अलावा जमीन अभी भी परत दर परत ढह रही थी। तलवार संप्रदाय के शिष्यों के चेहरों पर मुस्कान उस समय जम गई जब उन्होंने यह दृश्य देखा और वे उस विशाल उंगली को निहारते रहे। यह वास्तव में किसकी है? इसमें इतनी भयानक शक्ति क्यों है? क्या हमारे संप्रदाय के संरक्षक इसका विरोध कर सकते हैं? इस समय ऐसे विचार उनके दिलों में उठने से नहीं रोक पाए। सू मुझे के चेहरे पर भी बहुत भारी भाव था। अगर तलवार संप्रदाय की रक्षा करने वाला कोई भव्य गठन न होता तो स्काई पीक और तलवार संप्रदाय के सभी अनुयायी शायद अभी इस उंगली के नीचे मर जाते, क्योंकि वह भी उस विशाल उंगली में निहित भयानक शक्ति से काफी भयभीत था। यह वास्तव में बहुत भयानक था। इस समय युआन तियान और अन्य लोगों के चेहरे पर भी बहुत गंभीर भाव थे। स्वर्ग पथ एक ऐसा मार्ग था जिसे उन्हें भविष्य में भी अपनाना था। वे केवल तलवार संप्रदाय का सफाया करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, बल्कि आज यहाँ आने का उनका एक और कारण था। वह यह कि वे देखना चाहते थे कि स्वर्ग पथ कितना भयानक था। अब जबकि उन्होंने यह देख लिया था, उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए थे। यह आक्रमण बहुत शक्तिशाली था और यह इस हद तक शक्तिशाली था कि उन्हें प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। हालांकि उन्होंने तुरंत ही एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि यह दाओवादी जुई था जिसे अभी इस हमले का सामना करना था। दाओवादी जुई की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर हो गई थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इस हमले का सामना करना ही था, क्योंकि अगर वह सफल हो गया तो वह अकेला नहीं मरेगा, बल्कि तलवार संप्रदाय के हजारों हजार अनुयायी जो उस पर भरोसा कर रहे थे वे भी मर जाएंगे। झनकार, नीला तलवार आकाश में उड़ गई। तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी पुकार पर ध्यान दो, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। अध्याय 430 स्वर्गपथ भाग 3/3। नीचे जमीन पर तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सू मुझे और तलवार संप्रदाय के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के नेतृत्व में अपनी तलवारें खींची और फिर कुछ हजारों तलवारें एक में विलीन हो गईं और विशाल काली उंगली की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई। ऐसी परिस्थितियों में तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। हजारों की संख्या में मौजूद गहन योद्धाओं की संयुक्त सेना की शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी और उनकी तलवारों से बनी विशाल तलवार आसमान में छेद करने में सक्षम लग रही थी, क्योंकि वह उस विशाल काली उंगली की ओर हिंसक रूप से वार कर रही थी। इसके बाद एक और चमकदार प्रकाश की किरण जो 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ी थी, आसमान में ऊपर की ओर उठी। गड़गड़ाहट, दुनिया को हिला देने वाले 2 धमाके हुए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टुकड़े टुकड़े होने वाला है और अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप रहा है। तलवार की क्यूवी और काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में आसपास की ओर बह गईं और जमीन की ओर उतर गईं, जिससे जमीन पर तुरंत एक विशाल अथाह और काला छेद दिखाई देने लगा। तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने एक बार फिर मुस्कुराहट दिखाई जब उनकी संयुक्त सेना ने विशाल काली उंगली को नष्ट कर दिया। जहां तक उनका सवाल है, यह सफलता होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने देखा कि दाओवादी जुई का चेहरा पीला पड़ गया था जबकि पूरे नीला तलवार में कई दरारें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि नीला तलवार किसी भी क्षण टूट जाएगी। स्वर्गपथ पर जाने के लिए 9 हमलों को सहना पड़ता है, लेकिन अब केवल 2 हमले ही हुए हैं। दूसरे शब्दों में 7 और हमले हुए, फिर भी उसने व्यवहारिक रूप से अपनी सारी ताकत लगा दी थी। तो वह अगले 7 हमलों का विरोध कैसे करेगा? इतने साल पहले संस्थापक पूर्वज इस मार्ग से आगे पीछे घूमते रहे। वास्तव में उनके पास किस तरह की ताकत थी? दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ा, और वह बादलों के बीच ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर और आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए या तो सफलता या मौत। आकाश में काली दरार धीरे धीरे फैलती गई और उसके भीतर से भयावह काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में बाहर निकलती गईं। जहां भी काली ऊर्जा गुजरती, अंतरिक्ष वास्तव में तुरंत ढह जाता। हालांकि उसी अंतरिक्ष को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा तेजी से मरम्मत भी की गई, लेकिन मरम्मत के तुरंत बाद वही अंतरिक्ष फिर से ढह जाता और यह चक्र अंतहीन रूप से चलता रहा। इस बार उस काली दरार ने कोई हमला नहीं किया, वह बस धीरे धीरे फैलती गई, जैसे कि उसके भीतर से कुछ निकलने वाला हो।
जब उन्होंने देखा कि अभी इसका अंत नहीं हुआ है, तो नीचे जमीन पर तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिल दहल गए। सुकिंगशी की खूबसूरत भौहें तलवार संप्रदाय के भीतर एक खास जगह से एक साथ जुड़ी हुई थीं। वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जानती थी कि अगर दाओवादी जुई सफल नहीं हो पाए तो तलवार संप्रदाय को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तलवार संप्रदाय बर्बाद हो गया था। भले ही उसके पिता भी एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन वह केवल प्रथम रैंक पर थे, इसलिए वह युआनतियान और अन्य लोगों के खिलाफ जाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। क्या तलवार संप्रदाय सचमुच ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? अचानक उसके सामने का स्थान विकृत हो गया और फिर सू मुझे वहां प्रकट हुई। किंगशी, बाद में संप्रदाय छोड़ने के लिए गुप्त मार्ग का उपयोग करें। एक बार जब आप बच जाते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दें और कभी वापस न आएं। सू मुझे के चेहरे पर एक अवर्णनीय वीरान भाव था और उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। सू किंगशी ने हल्के से पूछा, क्या वास्तव में कोई संभावना नहीं है? सू मुझे ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे मार्शल अंकल और मैंने स्वर्गपथ को कम करके आंका। शायद उसके पास एक मौका होता अगर वह सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता, लेकिन वह सम्राट क्षेत्र के केवल चौथे रैंक पर है। इसलिए वह स्वर्गपथ के आतंक के खिलाफ जाने में असमर्थ है, भले ही वह दाव आर्टिफैक्ट और हमारे पूरे संप्रदाय की ताकत पर निर्भर हो। बुजुर्गों और मैंने पहले ही कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को गुप्त रूप से भेज दिया है। किंगशी, तुम भी चले जाओ। अगले कुछ 100 सालों तक तलवार संप्रदाय का बदला लेने के बारे में मत सोचो। तुम्हें बस तलवार संप्रदाय की विरासत को आगे बढ़ाना है। मैं मना करता हूँ, सू किंगशी ने हल्के स्वर में कहा। तलवार संप्रदाय अभी जरूरत के समय में है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसके अलावा हमारे पास संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य संरचना है जिसे संस्थापक पूर्वज इतने सालों पहले छोड़ गए थे, इसलिए जरूरी नहीं कि हम उनका विरोध करने में असमर्थ हों। सू मुझे ने अचानक कहा, क्या बच्चा यांग ये का है? सू किंगशी की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी अस्वाभाविक हो गई, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। सू मुझे ने हल्की सी आह भरी और कहा, तलवार दाव में उस बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा शानदार है, लेकिन उसका चरित्र बहुत ही उग्र है, और वह निर्दयता से और परिणामों की परवाह किए बिना काम करता है। मुझे भी नहीं पता कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप कि तुम उसके साथ हो। ठीक है, अभी चले जाओ या हो सकता है कि तुम कुछ समय बाद न जा सको। जिद्दी मत बनो, अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ऐसा करो। सू किंगशी ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, उसने कहा था कि वह मुझे लेने के लिए तलवार संप्रदाय में आएगा। अगर मेरे पास उसके दिल में जगह है तो वह चाहे जो भी हो आएगा। अगर वह नहीं आता है तो उसे खोजने जाने का क्या मतलब है? मुझे सूचना मिली है कि वह दक्षिणी क्षेत्र में वापस जा रहा है। हालांकि ओरिजिन स्कूल, घोस्ट सेक्ट और फ्लावर पैलेस ने उसे रास्ते में ही मार डालने के लिए विशेषज्ञों को भेज दिया है। सू मुझे ने अचानक कहा, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप उसके और उन संप्रदायों के बीच की दुश्मनी में बह जाएं। लेकिन इस समय हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सू किंगशी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और संकेत दिया कि वह नहीं जाएगी। आप एक साथ दायरे से बस एक कदम दूर हैं। भले ही आपने इसे हासिल नहीं किया है, लेकिन आपकी ताकत एक साधारण एक साथ दायरे के विशेषज्ञ से कम नहीं है। क्या उसकी मदद करना बेहतर नहीं होगा? सू मुझे ने कहा, वह सुरक्षित रूप से दक्षिणी क्षेत्र में लौट आएगा। उन्होंने हमेशा उसे कम आंका है। सू किंगशी ने कहा। सू मुझे ने अपना सिर हल्के से हिलाया। फिलहाल उसे यांगे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह तलवार संप्रदाय के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण था। तलवार संप्रदाय 10,000 वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद था। अगर यह उसके हाथों नष्ट हो जाता तो सू मुझे संप्रदाय का पापी बन जाता। इसलिए भले ही वह जानता था कि वे मूल विद्यालय, भूत संप्रदाय और फूल महल के लिए एक मैच नहीं थे, फिर भी वह इसके लिए बेताब होकर लड़ना चाहता था। जहां तक सू किंगशी की बात है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे दूर भेजने का एक तरीका था जब कोई और रास्ता नहीं था। इस बीच आसमान में काली दरार इतनी फैल गई थी कि वह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक बहुत बड़ा छेद हो गया हो और उसके भीतर से असीम भयावह अंधेरा निकल रहा हो। अचानक एक उंगली जो पहले से भी ज्यादा बड़ी थी, धीरे धीरे उस काली दरार के भीतर से उभरी। आधी उंगली के उभरने के बाद उसके बगल वाली एक और उंगली उभरी, और वह पहली उंगली से थोड़ी छोटी थी। यह ऐसा था जैसे बीच वाली और अनामिका उंगली काली दरार से उभरी हो। इन दो उंगलियों के प्रकट होने के बाद स्काई पीक के अलावा जो भी पहाड़ ढह गए थे, वे जमीन में और भी धंस गए, और आसमान से आने वाली हवा के तेज झोंके ने वहां की जगह को विकृत कर दिया। इसके अलावा स्काई पीक के ऊपर बना सुनहरा सुरक्षात्मक अवरोध इस दबाव से थोड़ा नीचे गिर गया था, और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। तलवार संप्रदाय के शिष्य यह दृश्य देखकर चकित रह गए। आखिर ये बड़ी बड़ी उंगलियां क्या हैं? ये वाकई इतनी डरावनी हैं। क्या पूर्वज जुई इसका विरोध कर पाएंगे? इस समय युआनतियान और अन्य लोगों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे।
क्योंकि वे भी उन दो विशाल उंगलियों से थोड़ा भयभीत महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे भी उसमें निहित ऊर्जा का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अतीत में उन्हें स्वर्गपथ का सामना करने में थोड़ा विश्वास था, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उनके दिलों से आशा और विश्वास का वह निशान गायब हो गया था। यदि वे अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ स्वर्गपथ का प्रयास करें, तो वे निश्चित रूप से मृत्यु को आमंत्रित कर रहे होंगे। जब मैं सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं इसका प्रयास कर सकूंगा। जब वह बादलों के बीच खड़ा होकर उन दो विशाल उंगलियों को धीरे धीरे नीचे आते देख रहा था, तो ताओवादी जुई ने धीरे धीरे नीला तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा बाहर निकल आई, जिससे नीला तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी और प्रकाश की कई किरणें निकलने लगीं। अचानक विशाल उंगलियां तेजी से चलने लगीं। पलक झपकते ही वे तुरंत दाओवादी जुई से 300 मीटर ऊपर पहुंच गए। दाओवादी जुई की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसने तेजी से तलवार को अपने हाथ में घुमाया। एक पल में लगभग 10,000 प्रकाश किरणें नीले तलवार से विस्फोटक रूप से निकलीं। इस पल उसकी तलवार से प्रकाश की किरणों ने पूरे आकाश को ढक लिया था, और यहां तक कि चिलचिलाती धूप की चमक भी फीकी पड़ गई थी। टकराना। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जब विशाल काली उंगलियां प्रकाश की किरणों को चीरती हुई निकलीं, और फिर उन्होंने अपनी गति बिल्कुल भी नहीं खोई और तुरंत ही दाओवादी जुई पर टूट पड़ीं। एक पल में दाओवादी जुई बादलों से नीचे की ओर गिर गया। तलवार संप्रदाय के अनुयायी यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वह ऐसे ही मर गया। हमारे तलवार संप्रदाय का संरक्षक ऐसे ही मर गया। इस समय तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। उनकी आंखें पूरी तरह से बेजान थीं, और वे आकाश से गिर रहे दाओवादी जुई को निस्तेज भाव से देख रहे थे। एक ही झटके में उसे नीचे गिराने के बाद विशाल उंगलियां तुरंत वापस काली दरार में चली गईं, और फिर दरार बंद हो गई। पलक झपकते ही आकाश अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया, और ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बेशक दरार बंद होने के बाद बहुरंगी पथ हवा में बिखर गया था। वह ऐसे ही मर गया। सू मुझे भी थोड़ा स्तब्ध था जब उसने दाओवादी जुई की लाश को जमीन पर गिरते देखा, और वह एक पल के लिए चकित रह गया। तलवार संप्रदाय में दाओवादी जुई की मौजूदगी के साथ मूल विद्यालय भी बहुत निडरता से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर उसने तलवार संप्रदाय को दबा भी दिया तो वह इसे केवल गुप्त रूप से ही कर सकता था। फिर भी अब दाओवादी जुई नष्ट हो गया था, तो क्या इन संप्रदायों के पास डरने के लिए कुछ बचा था? ठीक जब ताओवादी जुई की लाश तलवार संप्रदाय में गिरने वाली थी, तो प्रकाश की एक किरण चमक उठी, और फिर ताओवादी जुई की लाश तुरंत गायब हो गई। भूत राजा ने धीमी आवाज में पूछा, वह क्या था? उसने प्रकाश की किरण देखी थी, लेकिन वह इतनी तेज थी कि वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अफवाह के अनुसार स्वर्ग पथ पर जाने की कोशिश करते समय मरने वाले सभी विशेषज्ञों को एक रहस्यमय विशेषज्ञ ले जाएगा। वह रहस्यमय विशेषज्ञ उनकी आत्माओं को सुरक्षित रखेगा ताकि वे पुनर्जन्म ले सकें। मुझे लगता है कि प्रकाश की वह किरण वही रहस्यमय विशेषज्ञ थी। युआन तियान ने धीमी आवाज में कहा। यह वही रहस्यमय विशेषज्ञ था जिसने अभी अभी दाओवादी जुई की आत्मा को सुरक्षित रखा था और उन विशाल उंगलियों के झटके को भी रोक दिया था। अन्यथा दाओवादी जुई की लाश अभी टुकड़ों में होती और उसकी आत्मा बिखर जाती। यू लिंगलोंग ने कहा। भूत राजा ठंडी हंसी हंसा और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जब तक दाओवादी जुई मर चुका था तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। अब भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच खूनी झगड़े को आखिरकार खत्म किया जा सकता था। भूत संप्रदाय ने तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। अगर तलवार संप्रदाय आत्मसमर्पण कर दे तो बचने का एक मौका है, अन्यथा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मूल स्कूल तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। फूल महल ने तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ठीक उसी समय जब तलवार संप्रदाय के सदस्य स्तब्ध थे, अचानक तलवार संप्रदाय के ऊपर हवा में 3 आवाजें गूंज उठी, और इससे उनके चेहरे पर भयानक पीलापन आ गया। यह सचमुच आग में घी डालने जैसा था। तीनों ने तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उनके संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञ तुरंत अपने अपने संप्रदायों से तलवार संप्रदाय की ओर तेजी से उड़ गए। 4 घंटे से भी कम समय में तीनों संप्रदायों के कुलीन शिष्य स्काई पीक के बाहर एकत्र हो गए थे। सू मुझे, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या नहीं? युआन तियान की आवाज सभी तलवार संप्रदाय के सदस्यों के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अध्याय 431 मंडप मास्टर। समर्पण। तलवार संप्रदाय स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। भले ही वह पतन की ओर बढ़ चुका था और उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि उसकी ताकत कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्हें उन 3 संप्रदायों का सेवक बनाना और उनके आदेशों का पालन करवाना बिल्कुल असंभव था। तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी आज्ञा का पालन करो। संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य संरचना को सक्रिय करो। सू मुझे ने चिल्लाकर कहा। आसपास के अनगिनत शिष्य तुरंत अपने होश में आ गए। उन्होंने झिझकना बंद कर दिया और अपनी गहन ऊर्जा को भव्य संरचना में डाल दिया।
जैसे ही उनकी गहन ऊर्जा लगातार उसमें प्रवाहित हुई, तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में प्रकाश की विशाल स्वर्णिम बाधा तुरंत चमक उठी, और फिर तलवार की सुनहरी चमक की अनगिनत लपटें तीनों संप्रदायों के शिष्यों की ओर हिंसक रूप से उछलीं। युआन तियान ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और अपना दाहिना हाथ हिलाया। सफेद रोशनी की अनगिनत किस्में आगे की ओर बढ़ीं और भव्य संरचना से आने वाली प्रकाश की लगभग आधी किरणों को तुरंत नष्ट कर दिया। दूसरी ओर घोस्ट किंग और यूलिंगलोंग ने भी जल्दी से काम किया, और सुनहरे प्रकाश की अनगिनत किस्में उनकी संयुक्त सेनाओं के सामने तुरंत ही शून्य में बिखर गईं। हमला करो! युआन तियान के आदेश के साथ उसके पीछे खड़े मूल स्कूल के शिष्य तुरंत स्काई पीक की ओर बढ़ गए थे, और भूत संप्रदाय और फूल महल के गहन अनुयायी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। युद्ध छिड़ गया। चार संप्रदायों के बीच युद्ध ने निस्संदेह पूरे दक्षिणी क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। चार महान संप्रदाय नश्वर दुनिया से गहराई से जुड़े हुए थे, और नश्वर दुनिया में कुलों में उनके कई जागीरदार थे। इसलिए जब संप्रदायों के बीच युद्ध हुआ, तो ये कुल निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कुछ ही समय में ग्रैंड किन साम्राज्य के भीतर कई कुलों ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ाई शुरू कर दी, और ऐसी घटनाएं जहां एक कबीला रातों रात गायब हो गया या नष्ट हो गया, पूरे साम्राज्य में लगातार होती रहीं। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रैंड किन साम्राज्य ने वास्तव में इन सब के प्रति उदासीनता बरती, और इसने इन कुलों को एक दूसरे को मारने की अनुमति दी। शीघ्र ही साम्राज्य के भीतर अराजकता दिखाई देने लगी। ग्रैंड मायरिएट पर्वत। झांग लियू से दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद यांग ये की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वह शांत नहीं हो पाया। जबकि तीनों संप्रदायों ने तलवार संप्रदाय को घेर लिया था, वह स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के बारे में चिंतित नहीं था, और वह तलवार संप्रदाय को नष्ट होते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि सु किंगशी अभी भी तलवार संप्रदाय में था, इसलिए उसके पास चिंतित और बेचैन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यह इस हद तक था कि तुरंत वापस लौटने का विचार उसके दिमाग में आया था। हालांकि अभी लौटने का समय नहीं था, क्योंकि अभी दक्षिणी क्षेत्र में लौटना व्यर्थ होगा, क्योंकि उसने अभी भी एक आखिरी काम पूरा नहीं किया था। इसके अलावा झांग लियू द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, जब तलवार संप्रदाय को तीन संप्रदायों द्वारा घेरा जा रहा था, तो तलवार संप्रदाय ने तीनों संप्रदायों के गठबंधन को अपने अधीन करने से रोकने के लिए अपने संप्रदाय रक्षक ग्रैंड फॉर्मेशन पर भरोसा किया था। इसलिए एक गतिरोध का गठन किया गया था, और इसने यांग यी को राहत की थोड़ी सांस लेने की अनुमति दी। हालांकि यांग ये अभी बेहद हैरान और भ्रमित था। शुरुआत में जब उसे पता चला कि संस्थापक सम्राट ने 9 राज्यों की कुलीन सेना को वापस राजधानी में बुलाया है, तो उसने सोचा था कि संस्थापक सम्राट ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया है। आखिरकार यह सर्वविदित था कि कई संप्रदायों के जागीरदार ग्रैंड किन साम्राज्य के भीतर रहते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि संस्थापक सम्राट ने इसके लिए अपनी सेनाएं एकत्र नहीं की थी, और अगर ऐसा नहीं था, तो संस्थापक सम्राट ने सभी कुलीन सैनिकों को वापस राजधानी में क्यों बुलाया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 6 महान संप्रदायों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है? यह वास्तव में संभव है। आखिरकार, जबकि ग्रैंड किन साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र में एक अधिपति है जो 9 राज्यों, अनगिनत शहरों को नियंत्रित करता है, और दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन 6 महान संप्रदाय कानून से ऊपर हैं और ग्रैंड किन साम्राज्य के नियंत्रण के दायरे में नहीं हैं। इसके अलावा वे हर साल साम्राज्य से संसाधनों, विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जब्त करते हैं। विशेष रूप से मूल विद्यालय, यहाँ तक कि ग्रैंड किन साम्राज्य भी इससे बेहद भयभीत है। तो क्या 4 संप्रदायों के बीच युद्ध ग्रैंड किन साम्राज्य को मौका देने के लिए नहीं होता है? लेकिन 3 संप्रदायों को इस बारे में पता होना चाहिए, फिर भी उन्होंने तलवार संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, जब उन्हें ऐसा सिद्धांत समझ में आया? ग्रैंड किन साम्राज्य और वे सभी संप्रदाय वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने बहुत देर तक सोचा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीस्ट सम्राट से मिलना था, और फिर दक्षिणी क्षेत्र में वापस भागना था। आखिरकार उसके 2 प्रियजन अभी भी दक्षिणी क्षेत्र में थे और उसे बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। तुरंत दक्षिणी क्षेत्र में वापस लौटो और सभी विभिन्न शक्तियों पर पूरा ध्यान दो। किसी भी महत्वपूर्ण या जरूरी जानकारी को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन तावीज का इस्तेमाल करो। यांग ये ने एक पल के लिए सोचा, और फिर उसे कुछ सूझा। ठीक है, उन लोगों को यहाँ मेरे पास लाओ। ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करते ही उसे किन शियुए से एक ट्रांसमिशन तावीज मिला था, और उसने कहा था कि हत्यारों का एक समूह किसी भी समय उसके आदेशों का पालन करने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत पर आ गया है। यांग ये इस बात से हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन शियुए ने वास्तव में इतने कम समय में हत्यारों के एक समूह को बढ़ावा दिया होगा, और आश्चर्यचकित होने के अलावा उसे और भी अधिक प्रत्याशा महसूस हुई। आखिरकार जो लोग यहाँ तक के लिए असीम ग्रैंड मायरीड पर्वत को पार करने में सक्षम थे, उन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय में झांग लियू ने लगभग 100 से अधिक डिपोफर्स को यांग ये और एन नानजिंग के पास ले गया।
एन नानजिंग ने उन पर नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया, और फिर वह ध्यान लगाने से पहले एक तरफ चली गई, क्योंकि उसकी राय में वे वास्तव में बहुत कमजोर थे। हालांकि यांग ये की आंखें चमक उठी क्योंकि उनके बीच 30 से अधिक स्पिरिट रियल्म डिपॉफर्स थे और बाकी सभी किंग रियल्म के 7वें से 9वें रैंक पर थे। भले ही ज्यादातर स्पिरिट रियल्म प्रोफॉफर्स पहले रैंक पर थे और सबसे मजबूत दूसरे रैंक पर था, लेकिन यांग ये की राय में यह पहले से ही बहुत अच्छा था। आखिरकार किन जियू के पास बहुत कम समय था, इसलिए यह वास्तव में बहुत अच्छा था कि वह इतने सारे स्पिरिट रियल्म और किंग रियल्म प्रोफॉफर्स को बढ़ावा देने में सक्षम थी। जब यांग ये ने उनका आंकलन किया तो वे भी उसका आंकलन कर रहे थे। वे इस अफवाह वाले मंडप मास्टर के प्रति बहुत उत्सुक और प्रत्याशा से भरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने यांग ये को देखा तो वे निराश हो गए, क्योंकि यांग ये केवल आत्मा क्षेत्र के दूसरे रैंक पर था और उनमें से कुछ ऐसे प्रगाढ़ व्यक्ति थे जिनके पास इतनी ताकत थी। तुम में से कौन नेता है? यांग ये ने पूछा। सभी ने सामने खड़े एक आदमी की ओर देखा। उसकी उम्र करीब 20 साल से ज्यादा थी और वह उन लोगों में से एक था जो आत्मा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर था। उस आदमी ने यांग ये की नज़र से नज़र मिलाई। उसकी नज़र में कोई सम्मान नहीं था और उसकी आंखों की गहराई में तिरस्कार का एक निशान भी था जब उसने कहा, यह बड़ी बहन एक नू थी, लेकिन उसे कुछ परेशानी हुई और उसे बाद में यहाँ आना पड़ा। तो अब यह मैं हूँ। जब उन्होंने यहाँ तक कहा तो उस आदमी ने तुरंत कहा, आप हमारे मंडप मास्टर हैं। झांग लियू का चेहरा उस आदमी की आवाज़ सुनकर ठंडा हो गया। हालांकि उसने हमला नहीं किया क्योंकि लोगों का यह समूह तलवार मास्टर से संबंधित लग रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से तलवार मास्टर के आदेश के बिना हमला करने की हिम्मत नहीं की। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसने उनकी ओर देखा और कहा, लगता है आप सभी को मुझसे कोई समस्या है। झांग लियू की पलकें झपकने लगीं। वह पिछले कुछ समय से यांग ये के साथ था, इसलिए वह यांग ये के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि यांग ये ऊपर से शांत और मिलनसार लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यांग ये गुस्से में था। हमारी हिम्मत नहीं है, अगुआ व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। मैं पवेलियन मास्टर की ताकत के बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ। झांगशी पवेलियन मास्टर की ताकत का अनुभव करना चाहेंगे। उसे किन शियुए के प्रति अत्यधिक प्रशंसा महसूस हुई क्योंकि उसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं थी, उसके पास योग्यता और बुद्धि भी थी। इसलिए पूरे हत्यारे के मंडप में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वे किन शियुए को मंडप मास्टर के रूप में स्वीकार करते। फिर भी अब उन्हें अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को मंडप मास्टर के रूप में स्वीकार करना पड़ा जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे और उस व्यक्ति के आदेशों को सुनना पड़ा। यह सिर्फ वही नहीं था, उसके पीछे के सभी लोग भी असंतुष्ट थे। यह ठीक होगा यदि उनका मंडप मास्टर एक साथ दायरे या यहाँ तक आत्मा दायरे के शिखर पर होता, लेकिन यह वास्तव में एक दूसरे दर्जे का आत्मा दायरा गहरा था। उनके जैसे अभिमानी अस्तित्व ऐसे मंडप मास्टर के सामने कैसे झुक सकते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में जब मैंने आप सभी को देखा तो मैं बहुत खुश था। आखिरकार आपकी खूबियां वास्तव में बुरी नहीं हैं, लेकिन मैं अभी बहुत निराश हूं। वह वास्तव में निराश था क्योंकि उनकी खूबियां बुरी नहीं थीं, लेकिन किन जियू ने स्पष्ट रूप से उन्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया था। हम मंडप मास्टर से भी काफी निराश हैं, झांगशी ने बिना किसी डर के ठंडे स्वर में कहा। हत्यारे के मंडप में उसकी ताकत चौंकाने वाली थी और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा केवल एक नू से कमतर थी। इसके अलावा हत्यारे के मंडप के कम से कम 30% सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए उसे उम्मीद थी कि भले ही उसने इस तथाकथित मंडप मास्टर को नाराज कर दिया हो, किन जियू उसे दंडित नहीं करेगा और उसे फंसाने की कोशिश भी करेगा। यांग ये ने झांगशी की तरफ देखा और फिर कहा, एक नू से कहो कि वह भी मुझसे मिले। अगर वह 15 मिनट में यहाँ नहीं आती है तो उसे आने की जरूरत नहीं है। इस बार एक नू ही समूह का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए वह उसके रवैये को देखना चाहता था। अगर वह इस साथी जैसी ही होती तो वे सभी मर सकते थे। उस समय उसने इन लोगों को पालने के लिए किन शियुए को वह सब कुछ दे दिया था जो उसने जमा किया था। अब जबकि उन्हें हत्यारे बना दिया गया था, उनमें से कई कृतघ्न कमीने थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद नाखुश था। झांगशी ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, और वह यांग ये का उपहास करने ही वाला था। इस बीच दूर के जंगल से एक आकृति चमकी और वह बहुत तेज थी। वह कुछ ही सांसों से भी कम समय में यांग ये के सामने पहुंच गई। अब नू मंडप मास्टर को नमस्कार करता है। अब नू ने यांग ये को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वह स्वाभाविक रूप से इतनी अज्ञानता से काम नहीं करेगी जैसा कि झांगशी और अन्य लोगों ने यांग ये का सामना करते समय किया था। भले ही उसे यांग ये की सटीक ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने आमतौर पर किन शियाओं से उसके बारे में एक या दो शब्द सुने थे। इसलिए वह जानती थी कि उसके पास निश्चित रूप से असाधारण ताकत है, लेकिन उसकी साधना वास्तव में काफी कम है। आप उनके नेता हैं, यांग ये ने उदासीनता से कहा। हाँ, यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने उसे झांगशी और अन्य लोगों के उसके प्रति व्यवहार के बारे में बताया।
जब उन्होंने यांग ये को उनके सामने खड़े होकर एक नू से उनके बारे में बात करते देखा, तो झांगशी और उसके पीछे खड़े कुछ अन्य लोग ठंडे अंदाज में मुस्कुराए, जबकि यांग ये के प्रति उनका तिरस्कार और गहरा होता गया। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए? यांग ये ने महिला को एक मनोरंजक भाव से देखा। महिला सुंदर नहीं थी, लेकिन वह आध्यात्मिक क्षेत्र के तीसरे स्थान पर थी, और वह उनमें से साधना के मामले में सबसे मजबूत थी। इसलिए यांग ये ने इस मामले के प्रति उसके दृष्टिकोण पर एक नज़र डालने का इरादा किया। एक नू की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी क्योंकि वह झांगशी को घूरने के लिए मुड़ी थी, लेकिन वह अपने दिल में काफी असहाय महसूस कर रही थी। झांगशी की ताकत और साधना उससे थोड़ी ही कम थी। इस तथ्य के साथ कि वह किनशियायु द्वारा भर्ती किया गया एक स्वतंत्र हत्यारा था और हत्यारे के मंडप में उसके कई अनुयायी थे, इसलिए वह उसके खिलाफ वास्तव में असहाय थी, जब तक कि किनशियायु ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया। एक नू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, पवेलियन मास्टर, झांगशी और अन्य लोग आपको अपमानित करने के लिए मौत के हकदार हैं। हालांकि यह उनकी पहली गलती थी और उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। इसके अलावा मंडप में विशेषज्ञों की कमी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मंडप मास्टर झांगशी को अपनी गलती के लिए मेधावी सेवा के साथ प्रायश्चित करने की अनुमति देंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि मंडप मास्टर क्या सोचते हैं? झांगशी ने जब एक नू की बात सुनी तो वह तुरंत ठंडी हंसी हंसने लगा। उसे पता था कि वह उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और यांग ये को फिर से उकसाया। आखिरकार उसे अभी भी एक नू को मुंहतोड़ जवाब देना था, इसलिए उसने यांग ये को बस ठंडी निगाह से देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार भरा हुआ था। अध्याय 432 अहंकार। नहीं, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आप सभी को एक मौका दूंगा। जो लोग मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, वे यहाँ खड़े हो जाएं। जो लोग अनिच्छुक हैं, वे बस यहीं खड़े हो सकते हैं। चूंकि किनजियू ने उन्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया था, इसलिए उसने खुद ही ऐसा करने का इरादा किया। नू के चेहरे पर भाव बदल गए। वह अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक यांग ये ने उसे घूर कर देखा। नू एकदम से डर गई। किसी अज्ञात कारण से यांग ये की घूरती निगाहों से उसके दिल में तुरंत ठंडक पैदा हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह बर्बाद हो जाएगी। नू ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस एक पल के लिए झिझकी और फिर यांग ये के पास दृढ़ता से खड़ी हो गई। जब उन्होंने एक नू को यांग ये के साथ खड़े देखा, तो कुछ अन्य लोग भी एक पल के लिए झिझके और फिर उनके पास आ गए। उनमें से कई लोग यांग ये के साथ खड़े थे, इसका कारण सिर्फ एक नू ही थी। आखिरकार हत्यारे के मंडप में उसका अपना समूह था। कुछ ही समय में 150 से ज्यादा डिपॉफर्स में से लगभग 100 यांग ये के साथ थे, और 50 से ज्यादा जो बचे थे वे झांगशी के पीछे खड़े थे। जाहिर है, वे झांगशी के नेतृत्व का अनुसरण करने का इरादा रखते थे। झांगशी की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। उसने सोचा था कि यह तथाकथित मंडप मास्टर ए नू द्वारा बनाए गए अवसर का उपयोग करके स्थिति से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि मंडप मास्टर वास्तव में इस तरह से कार्य करेगा। यह स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ किया गया था। हालांकि क्या उसे डरने की कोई जरूरत थी? यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं और जगह है, झांगशी ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन उस समय मुझे झांगशी को वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। बोलते समय झांगशी ने दूसरों को अपने पीछे ले जाने और चले जाने का इरादा किया। हालांकि झांग लियू ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। झांगशी ठंडी हंसी हंसा और उसने यांग ये की ओर देखते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि पवेलियन मास्टर हमें मारना चाहता है? ब्लेड दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। अगर बाद में तुम्हें कोई दुर्घटना होती है तो तुम्हें चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष मत देना, झांगशी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यांग ये थोड़ा हंसा। मुझे निश्चित रूप से उस मोहिनी को दंडित करना होगा। उसने वास्तव में ऐसे मूर्ख को भर्ती किया है। क्या उसका दिमाग खराब है? तुम्हें धमका रहे हो? झांगशी ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं हिम्मत कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ यह याद दिला रहा हूं कि तुम खुद को बर्बाद मत करो। वैसे भी उन्होंने सारे दिखावे छोड़ दिए थे, इसलिए उसे लगा कि उसे पूरी तरह से आगे बढ़ जाना चाहिए। उसे विश्वास नहीं था कि यह तथाकथित मंडप मास्टर उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। यांग ये ने झांगशी के पीछे खड़े 50 से ज्यादा डिपॉफ्टरों पर नजर डाली और कहा, मैंने आप सभी को एक मौका दिया था। दुर्भाग्य से आपने इसे संजोया नहीं। उन्हें मार डालो। यांग ये की बात सुनकर झांगशी के चेहरे के हाव भाव बदल गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वाकई हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार उसके पक्ष में 10 से ज्यादा स्पिरिट रियल्म हत्यारे थे। दूसरी तरफ एक नू और बाकी लोगों के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके सामने मौजूद यह पवेलियन मास्टर वाकई झांगशी के समूह का सफाया करने का इरादा रखता है। दोनों पक्षों के सदस्य स्तब्ध थे।
कोई नहीं जानता था कि एक नू और अन्य लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे या वे वास्तव में स्तब्ध थे, लेकिन जब उन्होंने यांग ये का आदेश सुना तो उन्होंने हमला करने का विकल्प नहीं चुना था। दूसरी ओर जब झांगशी अपने सदमे से उभरे तो उनके चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति की झलक तुरंत दिखाई दी, और फिर उनका चेहरा चमक उठा और तुरंत यांग ये के सामने आ गया। उसी समय एक खंजर ने ठंडी चमक बिखेरी और यांग ये की छाती की ओर बढ़ा। सेना को हराने के लिए नेता को पकड़ो। झांगशी बहुत तेज था और उसने पहल भी कर ली थी, इसलिए जब नू और अन्य लोग अपने सदमे से उभरे तो वह यांग यी के सामने पहुंच गया था, और वे चाहकर भी उसे समय पर रोक नहीं पाए। झांगशी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई जब उसने यांग ये को देखा जो बिना हिले डुले वहीं खड़ा था। क्या बकवास करने वाला पवेलियन मास्टर है। शायद वह अभी मेरी गति से स्तब्ध हो गया है न? ऐसा घटिया इंसान पवेलियन मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच में आश्चर्य है कि किन जियू के दिमाग में क्या आया। ठीक उसी समय जब झांगशी का खंजर यांग यी की छाती से टकराने वाला था, बैंगनी रंग की एक किरण चमकी और फिर उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान जम गई। खंजर हवा में ही रुक गया था जबकि उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, और उसकी आंखों में कोई संतुष्टि नहीं थी, बल्कि केवल अविश्वास और सदमा था। क्योंकि एक तलवार अचानक उसकी छाती में घुस गई थी, और उसकी मूठ पर यांग ये का हाथ था। ठीक इसी समय 30 से अधिक काले कपड़े पहने आकृतियां अचानक यहां प्रकट हुईं, जबकि ठंडी रोशनी की अनगिनत किरणें चमक उठीं। झांगशी का पीछा करने वाले सभी 50 से अधिक डिपहोफर्स 2 सांसों से भी कम समय में जमीन पर गिर गए, और जमीन खून से लथपथ हो गई। एक नू और अन्य लोग उस स्थान पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, मानो वे डर गए हों। झांगशी ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। हालांकि यांग ये ने उसे मौका नहीं दिया और अपनी तलवार को हल्के से हिलाया, जिससे झांगशी का शरीर तुरंत फट गया। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे हवा का एक तेज झोंका आगे की ओर आया और मांस और खून को उड़ा दिया। ऐसा करने के बाद यांग ये ने पीछे मुड़कर एक नू और अन्य लोगों को देखा और कहा, तुमने अभी हमला क्यों नहीं किया? उसकी आंखों में हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि अगर उनका जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह हमला कर देगा। जैसे ही यांग यी ने उनसे सवाल किया, झांग लियू और अन्य लोगों ने एक नू के समूह को देखा और उन्होंने अपनी आभा पर ध्यान केंद्रित किया। जब तक एक नू और अन्य लोग थोड़ी सी भी असामान्य हरकत नहीं करेंगे, तब तक उनका स्वागत करने के लिए पूर्ण विनाश होगा। एक नू और बाकी लोग अपने होश में आ गए, और वे अपने दिलों में बेहद हैरान थे। इसके अलावा यांग यी और बाकी लोगों की निगाहों में आने के कारण उनके माथे से धीरे धीरे ठंडा पसीना निकल आया था, और उनमें से कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर दिमाग वाले लोग तो कांपने भी लगे थे। यांग ये और अन्य लोगों ने अभी जो ताकत दिखाई, वह वाकई बहुत भयानक थी। 50 से ज्यादा प्रोफोथर कुछ ही सांसों में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। दूसरी ओर उनके पवेलियन मास्टर यांग ये ने वास्तव में एक दूसरे रैंक के स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ को तुरंत नष्ट कर दिया था। हे भगवान, क्या यह पवेलियन मास्टर एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ है? लेकिन अब उनके लिए चौंकने का समय नहीं था। जब उन्होंने यांग ये की भयावह ठंडी निगाहें देखी, तो उन्हें पता चल गया कि उन्होंने अपने इस मंडप मास्टर को क्रोधित कर दिया है, और जिस दृढ़ता और निर्दयता से उसने दिखाया, वह वास्तव में उन सभी को यहां से चले जाने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा, तो उनके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। वे तुरंत घुटने टेकने और एक साथ बोलने में संकोच नहीं कर सके। हमने गलती की है। मंडप मास्टर, कृपया हमें माफ करें और हमें पुण्य सेवा के साथ इसकी भरपाई करने की अनुमति दें। बस उन्हें मार डालो। इस बीच एन नानजिंग अचानक यांग ये के पास चली गई और बोली, उनमें ताकत और वफादारी दोनों की कमी है। इन जैसे लोग आपके पैसे बर्बाद करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? बेहतर है कि आप उन सभी को मार डालें और अपनी पूरी क्षमता से अपने अधीनस्थों को बढ़ावा दें। उनके मुंह के कोने हिल गए, और अगर यह यांग यी की वजह से नहीं होता, तो एक नू और अन्य लोगों का इरादा अभी एन नानजिंग को मारने का होता। एक नू ने यांग ये पर एक नजर डाली और पाया कि यांग ये की भौहें सिकुड़ गई थीं, जबकि वह इस विचार से लुभाया जा रहा था। बकवास, एक नू ने तुरंत अपने दिल में कहा, और फिर उसने जल्दी से कहा, पवेलियन मास्टर, हम झांगशी से अलग हैं। उसे मास्टर द्वारा हत्यारे के मंडप में भर्ती किया गया था, लेकिन हमें मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से पाला था। मंडप मास्टर को हमारी वफादारी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से मंडप मास्टर के प्रति अपनी शाश्वत वफादारी की प्रतिज्ञा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंडप मास्टर हमें अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने का अवसर दे सकते हैं। यांग ये बहुत देर तक चुपचाप उन्हें देखता रहा। अंत में उसने उन सभी को मारने का विकल्प नहीं चुना। कोई बात नहीं, वे व्यक्तिगत रूप से किन शियायू द्वारा पाले गए थे, इसलिए अगर वह उन्हें मार देता तो किन शियायू निराश होता। इसके अलावा उसे अभी और अधिक बलों की आवश्यकता थी, और ये लोग अभी भी उसके लिए काफी उपयोगी थे। उठो, यांग ये ने उदासीन स्वर में कहा। अनु और बाकी लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि चाहे जो भी हो, अब उनकी जिंदगी सुरक्षित थी।
एक नू ने अपने मन में सोचते हुए झांग लियू और अन्य लोगों पर एक नजर डाली। यह पवेलियन मास्टर के पास मौजूद रहस्यमयी शक्ति है और वे वास्तव में बहुत दुर्जेय हैं। लेकिन ये हत्यारे लीग ऑफ डूम के सदस्य क्यों लगते हैं? जबकि एक नू अपने मन में उलझन में थी, अचानक उसके सामने काले कवच का एक सेट दिखाई दिया। उसी समय जब वह इसे देखकर दंग रह गई, उसने यांग ये की आवाज सुनी। कवच के इस सेट को स्पेक्टर सेट कहा जाता है। यह कुल 8 टुकड़ों से बना है और हर एक कम ग्रेड हेवन रैंक का खजाना है। मैं उनके प्रभावों और लाभों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगी, आप इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यांग ये अभी भी उसके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। इसके अलावा उसकी ताकत खराब नहीं थी और उसने वास्तव में किन जियू को मास्टर के रूप में संबोधित किया। इसलिए वह निश्चित रूप से किन जियू की एक विश्वसनीय अधीनस्थ थी। चूंकि यह ऐसा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ कंजूस नहीं होगा। एक नू के पीछे खड़े अन्य लोगों ने यांग ये की बात सुनकर ईर्ष्या भरी आंखों से उसे देखा। निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक के खजाने और उनमें से 8। इसके अलावा यह एक सेट भी था। उसी समय उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई। वे और भी हैरान थे क्योंकि मंडप मास्टर वास्तव में बहुत उदार था और उसने स्वर्ग रैंक के खजाने का एक सेट लापरवाही से दिया था। जब उन्होंने यहां तक सोचा तो उन सभी को पछतावा होने लगा। उन्हें यांग ये के सामने अच्छा प्रदर्शन करने में विफल होने का पछतावा हुआ, अन्यथा उनके पास अभी असहाय होकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके सदमे से उबरने के बाद एक नू ने जल्दी से स्पेक्टर सेट प्राप्त किया और फिर वह यांग ये के सामने एक घुटने पर बैठ गई और कहा, पवेलियन मास्टर, इस उपहार के लिए धन्यवाद। यांग ये ने हाथ हिलाकर कहा, खड़े हो जाओ और बोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। अब नू जल्दी से खड़ी हो गई, जबकि उसकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में और भी अधिक सम्मानजनक थी। क्या हत्यारे के मंडप से सभी लोग यहाँ हैं? यांग ये ने पूछा। नहीं, एक नू ने कहा, हत्यारे के मंडप में कुल 207 सदस्य हैं और उनमें से 50 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्हें मास्टर ने बाहर से भर्ती किया है। मंडप में बचे हुए प्रोफोरस हमारे अपने हैं। मंडप मास्टर ने पहले 54 को मार डाला था। दूसरे शब्दों में, व्यवहारिक रूप से सभी प्रोफोरस जिन्हें बाहर से भर्ती किया गया था, उनका सफाया कर दिया गया है। बचे हुए सभी सदस्य वे हैं जिन्हें मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से चुना और बढ़ावा दिया था। यांग ये ने आगे कहा, 50 और नहीं हैं। वे खुफिया सेल का हिस्सा हैं और वे हत्या करने में नहीं बल्कि सूचना एकत्र करने में विशेषज्ञ हैं। ए नू ने कहा, तो यही कारण है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, किसी को दक्षिणी क्षेत्र में वापस भेजो। इंटेलिजेंस सेल को आदेश दें कि वे फ्लावर पैलेस से जुड़ी हर चीज को इकट्ठा करें, जिसमें उनके पास कितने विशेषज्ञ हैं और फ्लावर पैलेस के अंदर की स्थलाकृति शामिल है। संक्षेप में, फ्लावर पैलेस से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करें और उसे मेरे पास लाएं। इसके अलावा जियू को ग्रैंड किन साम्राज्य, ओरिजिन स्कूल, फ्लावर पैलेस और अन्य संप्रदायों के असली इरादों की जांच करने के लिए कहा। दक्षिणी क्षेत्र में हुई घटनाएं थोड़ी अजीब थीं, इसलिए उसे इसकी तह तक जाना था। अन्यथा अगर वह जल्दबाजी में दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करता तो संभवतः विनाश उसका इंतजार कर रहा होता। भले ही उसका लक्ष्य केवल फूल महल था, लेकिन वह जानता था कि मामला इतना सरल नहीं था। क्योंकि अगर वह फूल महल पर हमला करता तो मूल विद्यालय और भूत संप्रदाय चुपचाप कैसे खड़े रह सकते थे। दूसरे शब्दों में, इस बार उसे सिर्फ फ्लावर पैलेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे ओरिजिन स्कूल और घोस्ट सेक्ट की ताकतों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे पर्याप्त तैयारी करनी होगी। हाँ, एक नू ने उत्तर दिया और फिर उसने एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को दक्षिणी क्षेत्र में वापस भेजा। ठीक इसी समय यांग ये के सामने की जगह टेढ़ी हो गई। ठीक उसी समय जब सभी के चेहरे के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए, एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी यांग ये के सामने प्रकट हुआ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यांग ये को देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया और कहा, स्पिरिट दायरे की दूसरी रैंक, 7वीं लेवल की स्वॉर्ड इंटेंट, एक भौतिक शरीर जो स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट से कमजोर नहीं है। कुछ रहस्यमय कीमती खजाने भी। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने प्राचीन युद्ध के मैदान की अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ हासिल किया है। यह कोई और नहीं बल्कि जानवर सम्राट था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।